हेलो। क्या हाल है? इसका जवाब नहीं दे सकते आप, फन फैक्ट। अच्छा, एनीवेज, कंप्यूटर विजन। इसके अंदर जो कंटेंट्स मैंने कवर किए थे वो थे ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। अब ऑब्वियसली इनमें से लाइक तीसरे वाले करने के लिए आपको दूसरा चाहिए, दूसरा वाला करने के लिए आपको पहला चाहिए, तो इसीलिए इस ऑर्डर में किया था। मेरा मेन गोल यहाँ पे मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग ही था, इसलिए मैंने बकाया दो चीज़ों के ऊपर उतना डिटेल में नहीं मैंने गौर किया था। खैर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ये थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक इमेज दी जा रही है और आपने उस इमेज को एक CNN वगैरह लगा के या किसी भी तरह से ना बस एक पूरी इमेज के लिए कोई लेबल जनरेट करना है कि ओ ये इस इमेज के अंदर इंसान है, इस इमेज के अंदर कैट है और समथिंग। और आई मीन कुछ जगहों पे आप इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं भी कर सकते, लेकिन आमतौर पे जब हम ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की बात कर रहे होते हैं, हम खाली एक लेबल असाइन करने की बात कर रहे होते हैं, खाली एक चीज़ है पूरी इमेज के को डिस्क्राइब करने के लिए, कुछ किसी लाइक सेट ऑफ क्लासेस में से। तो सबसे सिंपल अप्रोच है, एक CNN लगा लो। तो एलेक्स नेट जो था वो एक बहुत फेमस CNN है, जो बेसिकली यही है। मतलब कुछ खास इतना है नहीं इसके अंदर दिखने में जब आप पहली बार देखते हो। बस एक CNN है, मल्टीपल कॉन्वोल्यूशन लेयर्स हैं, साथ रेलू लेयर्स हैं और पूलिंग लेयर्स हैं। एंड पे जाके डेंस लेयर्स आ गई हैं, फुली कनेक्टेड लेयर्स फ्लैटन करने के बाद फिर वो क्लासिफिकेशन कर रही है। अब आपने अगर इसके बारे में पहले सुना हुआ है तो आपने देखा होगा इन नीचे वाली चीज़ों को कि ओ पहली लेयर जो है वो एजेस और ब्लॉब्स एक्सट्रैक्ट करती है, जो तीसरी लेयर है वो टेक्सचर्स करती है। और ये चीज़ें गलत नहीं है, लेकिन ये इस तरह से नहीं है कि कोई बंदा बैठ के लगा हुआ था, ये बैक प्रोपेगेशन से ही हुआ हुआ है सारा कुछ। वही AI के अंदर जो हमने स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह देखे थे वही चीज़ें। तो खैर, अब इसके अंदर ये सीन है कि आप देखोगे, आप कहोगे यार अच्छा इसके अंदर इतना खास क्या है। लाइक एलेक्स नेट का आप काफ़ी ज़्यादा नाम सुनोगे अगर आप पेपर्स वगैरह पढ़ने बैठो। एलेक्स नेट खास इसलिए है क्योंकि दो चीज़ें हैं। अपने टाइम के लिए ये काफ़ी बड़ा मॉडल था और इन्होंने ये किया था कि इन्होंने दो डिफरेंट GPUs के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग की थी। ठीक है, इन्होंने एक GPU पे नहीं की थी, उसके अलावा एक काफ़ी बड़ा डेटा सेट है इमेज नेट का, उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया था जब तक अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ गए थे। जहाँ तक इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात है, ये स्पेसिफिकली ऐसे क्यों है? यहाँ पे एक और भी तो लेयर लग सकती थी, या एक लेयर कम भी तो लग सकती थी। तो ये चीज़ें उन्होंने ट्राई की हुई हैं, ठीक है? ये सारा कुछ बेसिकली लाइक ट्रायल एंड एरर की वजह से हुआ है। मतलब उन्होंने खुद कुछ इतना ख़ास मतलब नया इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, बल्कि एग्ज़िस्टिंग टेक्नोलॉजी को एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स के साथ रन करके ट्राई किया। तो इसी तरह से मेरे को आया था VGG नेट, जो बेसिकली आइडिया ये है कि आप उसको और ज़्यादा डीप कर सकते हो अगर आप कॉन्वोल्यूशनल कर्नल्स का साइज कम कर दो। पहले ये ट्रेंड था थोड़ा सा कि आप ज़्यादा बड़ी विंडो वाले कर्नल्स यूज़ करते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 13x13 यूज़ किए हुए, 27x27 किए हुए हैं। बहुत बड़े बड़े रीजन्स के कर्नल हैं ये, 11x11 एक्सेट्रा। तो अच्छा नहीं, वो तो डायमेंशनैलिटी है। ये इन्होंने यहाँ पे देखो ना, 11x11, 5x5, 3x3, 3x3, 3x3। पहले एलेक्स नेट से पहले तो और ज़्यादा ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा ये था कि आप ज़्यादा बड़े कर्नल यूज़ करते थे कि आप ज़्यादा इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सको। VGG नेट ने ये कहा कि आप अगर कर्नल का साइज़ थोड़ा और कम कर दो ना, आप ये 11 पे जाने की जगह आप एंड पे जाके बस एक आध लगा दो। उन्होंने एक कंपैरिजन भी दिया हुआ, आपको शायद बॉटम राइट पे नज़र आ रहा हो कि एलेक्स नेट के अंदर वो 11x11 कॉन्व है, 5x5 है। इन्होंने कहा हम सिर्फ 2x2 और 3x3 कॉन्वोल्यूशन रखेंगे। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स कम हो जाते हैं, ट्रेनेबल पैरामीटर्स। तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ है। और अब ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होती क्योंकि इन आइडियाज़ को इस्तेमाल करने वाले बेहतर मॉडल्स आ गए थे। लेकिन ये थोड़ा सा यही है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उसी एक CNN को ही ज़्यादा परफॉर्मेंट बनाते जा रहे हैं कि ओके, अगर हम कर्नल का साइज़ कम कर दें तो ये होगा, अगर हम लेयर्स ज़्यादा बढ़ा दें तो ये होगा। तो अभी तक हमें क्या पता चला इन दोनों से कि लेयर्स ज़्यादा बनाना अच्छी चीज़ है और कर्नल का साइज़ कम करना पड़ेगा उसको करने के लिए। ठीक है, अब वही चीज़ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कन्फिगरेशंस के साथ रन किया है। इन्होंने ये A B C D E और ये A L R, ओ भाई पॉपकॉर्न वाला आ गया मुबारक हो।
आई थिंक खिड़की से मेरी आवाज़ गई है जिसकी वजह से उसने बंद कर दी। एनीवेज खैर एनीवेज तो आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने मुख्तलिफ कन्फिगरेशंस के साथ ट्राई किया कि ओ अगर मैं ये डालूँ तो क्या होगा, अगर मैं ये डालूँ तो क्या होगा, और एंड पे उन सब नेटवर्क्स को एग्जामिन किया और फिर देखा कि अच्छा सबसे अच्छा ये जा रहा है वगैरह वगैरह। तो एमएल के अंदर जो अक्सर ये वाले पेपर्स होते हैं इसके अंदर आप नोट करोगे कि सारा कुछ काइंड ऑफ ट्रायल एंड एरर पे चल रहा है। उतने ज़्यादा नए आइडियाज़ नहीं हैं जितने आप एक्सपेक्ट करोगे, बल्कि ज़्यादा ये है कि इस जो पुरानी वाली जनरेशन के हैं, ये जो लाइक 2012 इश रीजन की बात हो रही है, वहाँ पे यही है कि ओके मैं क्या कर सकता हूँ इसी आर्किटेक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वगैरह के ऊपर ज़्यादा फोकस है कि ओके अगर मैं थोड़ा सा ये चेंज कर दूँ वगैरह। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन काइंड ऑफ सिमिलर आइडिया इन्होंने एक सेल रिपीटिंग पैटर्न में डालते हैं, जैसे वीजीजी नेट का एक सेल था, ये जो दरमियान में वीजीजी ब्लॉक बना आ रहा है 2x2 मैक्स पूल 3x3 कॉन्वोल्यूशन वगैरह वाला। उन्होंने वीजीजी के अंदर तो वो वीजीजी ब्लॉक्स बार बार स्टैक करी जा रहे थे ना, ज़्यादा से एक लगा के एंड पे जाके एक फुली कनेक्टेड ले। यहाँ पे ये इन्होंने किया कि इन्होंने मल्टीपल पाथ्स बना लिए इस एक सेल के अंदर, कि एक उसी चीज़ को बस थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर देगा, एक उसके थोड़े से नियर बाय रीजन को करेगा, एक उससे थोड़े ज़्यादा बड़े रीजन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन समराइज करेगा और पूरे पिक्सल के अंदर डालेगा। तो बेसिकली आप लोकल कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हो पिक्सल्स की लाइक फीचर में आपको थोड़ा ज़्यादा इनरिच बनाने के लिए, कि वो ज़्यादा हाई कॉम्प्लेक्सिटी आइडियाज़ रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे जो आप देख सकते हो वो उनका नाइव वर्जन है। उसके अंदर मसला यही आता है सिर्फ कि अगर आप इस तरह से करोगे होगा ये कि आपके पास पैरामीटर्स काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे अगर आप नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स बढ़ा रहे हो, और अगर आप नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स कम करोगे तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। तो आपको शायद याद हो कॉन्वोल्यूशन के अंदर यही होता है कि आपके पास लेट्स से आपके पास बैच में जा रहा है और उसके पास कोई नंबर ऑफ़ चैनल्स है और उसके अलावा आपके पास हाइट और विड्थ है। इस तरह के टेंसर्स जा रहे होते हैं आपके पास, और इसी तरह के होंगे, लेकिन अब वो जितने आपके कॉन्वोल्यूशनल कर्नल्स हैं यूनिक, जितने फिल्टर्स हैं उतने आपकी आउटपुट्स चैनल्स हो जाएंगे। तो अगर आप ज़्यादा वाला करोगे तो आगे अगर इसकी आउटपुट किसी और की इनपुट बननी होगी तो सी काफ़ी बड़ा होगा, और जितने ज़्यादा सी होंगे उतने ज़्यादा आपको कर्नल्स बनाने पड़ेंगे। तो वो ज़्यादा पैरामीटर्स बनाना शुरू कर देता। तो इन्होंने ये एक ट्रिक निकाली कि अगर आप इससे पहले एक 1x1 कॉन्वोल्यूशन डाल दो जिसके अंदर हर कर्नल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लर्नेबल पैरामीटर होएगा, उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आपके जो नंबर ऑफ चैनल्स है आप एक बार ही पहले रिड्यूस कर लो। लेट्स से आपके पास प्रीवियस लेयर से ज़्यादा चैनल्स आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा चैनल्स आ रहे हैं, लेट्स से आपके पास कोई 512 चैनल्स आ रहे हैं, आरजीबी की तरह 3 चैनल्स वाली नहीं है, कोई बहुत ही ज़्यादा डेंस इमेज फीचर मैप है। तो उसके केस के अंदर आप पहले एक 1x1 कॉन्वोल्यूशन के साथ उसको चैनल काउंट को डाउनसाइज करोगे। डायमेंशन उतनी है आपके फीचर मैप की, वो आपने नहीं चेंज की, स्ट्राइड आपने सेम पैडिंग के साथ 1 डाला हुआ है ताकि कुछ भी इमेज का साइज आगे पीछे ना हो, या जो भी आपका फीचर मैप है। तो उसके बाद होगा ये कि अब इन कम फिल्टर्स के साथ पूरी चीज़ आगे अगले की इनपुट बनेगी। अगर आप इसकी थोड़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल एग्जांपल देखना चाहते हो तो ये एक एग्जांपल है कि लेट्स से आपके पास जो आप करना चाह रहे हो, आप करना चाह रहे हो एक 5x5 कॉन्वोल्यूशन करना चाह रहे हो लेट्स से, ठीक है, और आप ये करना चाह रहे हो इस तरह से कि आपके 486 चैनल्स आउटगोइंग निकले, मतलब इस यूनिट से जब निकले ना इस कॉन्वोल्यूशन से, तो आपके पास 486 चैनल्स निकले बाहर। तो डिजायर्ड चैनल्स की जगह शेप कहना यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है, बट ओके, या फिर WH काट दो, एक ही बात है, ठीक है। लेट्स से आप ये करना चाह रहे हो कि आपके पास इनपुट चैनल्स 256 आएंगे और आप 486 आउटपुट चैनल्स बनाना चाह रहे हो। अगर आप इसको एक सिंगल कॉन्वोल्यूशन से रिप्रेजेंट करो ना तो ये बन जाते हैं 3.1 मिलियन ट्रेनेबल पैरामीटर्स, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे पहले एक पॉइंट वाइज कॉन्वोल्यूशन, मतलब एक कर्नल साइज 1 वाली कॉन्वोल्यूशन लगा दो, तो आप उसका वो क्या नाम है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर सकते हो। तो हम कभी कभी न्यूरल नेटवर्क्स में भी ऐसे ही करते हैं, मतलब हम ये करते हैं कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा लंबी डेंस लेयर हो और एक और आपके पास जो आउटपुट लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस हो, हम अक्सर बार बीच में एक छोटी बॉटल नेक
डाल देते हैं, जिससे नंबर ऑफ पैरामीटर्स कम हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ हम करते होते हैं कि हम एक छोटे साइज में पहले इसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं, फिर वो प्रोजेक्शन बाद में जाके यूज़ होती है। तो ये इंसेप्शन सेल का आइडिया। अब इंसेप्शन नेट ये है कि आप इसी तरह के यूनिट्स आगे एक साथ जोड़ी जाओ, जैसे उसके अंदर था वीजीजी के अंदर। तो अब इंसेप्शन नेट बनाया था गूगल ने, तो उन्होंने एक जो उस पेपर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था कि देखो ये हमारा मॉडल है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस को बीट कर रहा है, ये हमारा अभी तक का सबसे अच्छा मॉडल है, ब्ला 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 ब्ला। तो उसका नाम उन्होंने गूगल नेट या गूगल नेट ही कहते हैं लोग, बस ऑटिस्टिक सा एल कैपिटल किया हुआ उन्होंने। कुछ इस तरह से आप राइट साइड पे देख सकते हो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पहले तो थोड़ी सी सब सैम्पलिंग की हुई है, उसके बाद जाके उस इमेज को छोटा करने के बाद ज़्यादा से कॉन्वोल्यूशन वो यूनिट्स डाले हुए हैं, ये जो अभी हमने पहले देखे हैं इंसेप्शन मॉड्यूल्स। तो ये उसके थोड़े से हाइपर पैरामीटर्स उन्होंने लिस्ट किए हुए हैं। अब मैं वही यही दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो सारी चीज़ आ जाती है एंड पे, वो यही होती है कि आपने बेसिकली थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर ही है कि आप डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स के साथ रन करते हो, आप परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट देखते हो, आप सोचते हो कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, पैरामीटर्स डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे होते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशंस कर सको डेटा के ऊपर। तो अच्छा, ये इसके अंदर यही दिखाया हुआ है कि ये जो डेप्थ है ये आपकी एक्टिवेशंस हैं कि कितनी एक्टिवेशंस अप्लाई हो रही है इस यूनिट के अंदर। और उसके अलावा जो क्या नाम है अपना, कोई इतनी क्रेजी चीज़ इसमें लिखी नहीं हुई, मतलब बस नंबर ऑफ पैरामीटर्स और ऑपरेशंस वगैरह बताए हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस कर रहे हैं। लेकिन जो हमने पहली वीडियोस में देखा था कि ये एक्चुअली बहुत छोटे मॉडल होते हैं, एमबीज के अंदर होते हैं इसके बावजूद। तो ये एक चीज़ थी कि उसकी थोड़ी सी इंटरनल्स आपको समझ आ जाए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, आपको शायद ये येलो वाले बॉक्सेस राइट साइड पे ब्रांचेस नज़र आ रही होंगी कि डिफरेंट ब्रांचेस जा रही हैं इसके अंदर। इसने ये किया हुआ है कि जब आप इतना डीप न्यूरल नेटवर्क बना लेते हो ना, तो बैक प्रोपगेशन पीछे वाले वेट्स को तंग करने में चेंज करने में बहुत तंग होती हैं। वही वाली चीज़ें हैं ये एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट और वैनिशिंग ग्रेडियंट वाले मसले। ठीक है, तो पीछे तक पहुंचता ही कोई खास चेंज नहीं है, वो सही से ट्रेन नहीं हो पाता। तो इन्होंने बेसिकली किया ये है कि इन्होंने मल्टीपल ब्रांचेस निकाल दिए और एंड पे इन सारों का वोट, जो वोट है ना, वो इक्वली समझ लो ट्रीट किया। वैसे इक्वल नहीं था बट लाइक कह लेते हैं कि इक्वल था। इन प्रेडिक्शंस को उसने बेसिकली एवरेज करके अपनी फाइनल प्रेडिक्शन निकाली है, जो वो लॉस फंक्शन के अंदर डाल रहा है। तो अब जब आप इसके बाद बैक प्रोपेगेट करते हो ना, तो इसके अंदर साइड से भी ग्रेडियंट फ्लो होकर थोड़ा ज़्यादा इंटेंस ग्रेडियंट नीचे आ रहा होता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा पीछे वाली लेयर्स जो पहले अपडेट नहीं हो रही थी अब वो अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वैनिशिंग ग्रेडियंट का हल इन्होंने थोड़ा सा निकाला था। अब ये जो टेक्निक है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती क्योंकि इसके थोड़ी देर बाद एक नया आर्किटेक्चर आया था जो यही चीज़ इससे बेहतर करता, वो है रेजनेट। तो रेजनेट जो है वो थोड़ा सा लाइक बायोलॉजी से इंस्पायर्ड था, ब्ला 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 ब्ला, जो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो। इसके अंदर बहुत सिंपल आइडिया है कि आप का कोई भी रिपीटिंग इस तरह का बिहेवियर है, तो आप एक लेयर लेते हो, एक्टिवेशन करते हो, लेयर लेते हो, एक्टिवेशन करते हो, लेयर लेते हो, एक्टिवेशन करते हो, बीच में कहीं ना आप एक पुरानी वाली इनपुट को अगली वाली इनपुट के अंदर ऐड कर दो या कॉन्कैटिनेट कर दो। आमतौर पे ऐड किया जा रहा होता है। तो आप बेसिकली पीछे का रेजिडुअल आगे भेज रहे हो, ये इसका आइडिया है। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि वही चीज़ वो वैनिशिंग ग्रेडियंट का मसला सॉल्व हो जाता है। अब ये आइडिया रेजनेट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ों की बैकबोन रेजनेट होती हैं। कोई प्री ट्रेन्ड रेजनेट बंदा उठा लेगा, आगे जाके फाइन ट्यून कर लेगा। तो ये काफ़ी अच्छा मॉडल था। इसी को थोड़ा सा चेंज करके उसके अंदर अटेंशन डाल दी कि चलो ट्रांसफॉर्मर से सीखे हमने कि अटेंशन अच्छी होती है, तो वो भी डाल दो। तो ये था रेज नेस्ट, ये है बेसिकली स्प्लिट अटेंशन, रेजिडुअल नेटवर्क विद स्प्लिट अटेंशन। ये करता ही है कि आपकी इनपुट को ना कुछ हिस्सों में बांट देता है, हिस्सों में नहीं वैसे बांटता है, ये बस ब्रांचिंग कर देता है। और फिर कुछ कॉन्वोल्यूशंस के बाद उसको एक डिफरेंट फीचर मैप एक साइड पे बन रहा है जहाँ पे उस लोकल ब्रांच की प्रोड्यूस्ड चैनल्स के अक्रॉस अटेंशन अप्लाई होएगी और वो दूसरी वाली ब्रांचेस को नहीं देख पाएगा। क्योंकि वरना मसला ये होता है ना कि अटेंशन एन स्क्वायर्ड ऑपरेशन है, तो अगर आप ज़्यादा करोगे तो आप कर नहीं पाओगे। इसलिए इन्होंने ये किया है कि इन्होंने छोटी छोटी ब्रांचेस बना दी हैं, कोई लेट्स से चार चार की,
और उनको बाद में जाके स्प्लिट एंड जोड़ दिया। तो ये ज़्यादा सी ब्रांचिंग होती है और उसके बाद एंड पे जाके इन्होंने कंकैटिनेट कर दिया होता है और फिर कॉन्वोल्यूशन एक अप्लाई करते हैं और यही आप रिपीट कर सकते हो बार बार। और इन्होंने वो रेजिजुअल वाला भी आइडिया डाला हुआ है कि देखो जो इनपुट है वो आउटपुट के अंदर ऐड होके बाहर जा रही है। तो वही चीज़, इससे फ़ायदा क्या होगा, ग्रेडियंट डिसेंट भी तंग नहीं करेगी आपको, ऑप्टिमाइजेशन आराम से हो जाएगी और अटेंशन भी आप कर रहे हो ताकि आपको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी पता चल जाए और आप कॉन्वोल्यूशंस करो ताकि आपको लोकल कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए। इस सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद ये एक अच्छी प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं नेटवर्क। अब ये चीज़ें हमने खाली इसलिए पढ़ी हैं क्योंकि यही मॉडल्स आगे जाके इस्तेमाल होते हैं, बस थोड़ा सा चेंज होकर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर। अब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का जो टास्क है वो बड़ा सिंपल है। वो यही है, पहले हम पूरी इमेज को एक लफ्ज़ दे रहे थे, हम इमेज के अंदर डब्बे बना के कह रहे हैं कि यार ये देखो यहाँ पे जो चीज़ पड़ी हुई है ना ये एक लैपटॉप है, या यहाँ पे जो चीज़ पड़ी हुई है एक चेयर है। पहले हम एक पूरी इमेज के लिए बात कर रहे थे और हम कोई डब्बे वगैरह नहीं बना रहे थे। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एक काफ़ी सिंपल चीज़ है। अब मैंने जब ये पढ़ना शुरू किया था, मैंने फॉर सम रीज़न विकिपीडिया से शुरू किया था और मैं लाइक मेथड्स वगैरह देख रहा था क्योंकि मुझे ये चीज़ों का थोड़ा सा पता होना चाहिए। अपनी लाइक एक्सपेक्टेशन सेट कर सके। मुझे योलो वगैरह का पता था लेकिन मुझे और ज़्यादा का कोई नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि रेटिना नेट क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि एसएसडी क्या है। सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात नहीं कर रहा, सिंगल शॉट मल्टी बॉक्स स्टेट। अच्छा, ये ओवरफीड वगैरह क्या है, क्यों ज़रूरी है वगैरह, मुझे खाली योलो का नाम पता था क्योंकि लाइक माइकल रीव्स की एक वीडियो के अंदर आया हुआ था फॉर सम रीज़न। अच्छा, इसके अंदर एक्सटर्नल लिंक्स वाले सेक्शन के अंदर ना मुझे एक चीज़ नज़र आई जो मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी थी। ये एक सीरीज़ है जिसके उन्होंने बहुत ज़्यादा लिंक्स डाले हुए हैं विकिपीडिया पेज के अंदर और ये कोई गिटहब का वेब पेज है। मतलब किसी गिटहब के यूज़र का एक सब डोमेन पे उसका वेब पेज, ऑब्वियसली गिटहब का अपना नहीं है। और ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन फॉर डमीज़, ठीक है, मतलब बिल्कुल इंट्रो लेवल से लेके थोड़ा सा उस वक्त के लिए जो मॉडर्न डिटेक्शन थी उसके लिए पूरा उन्होंने रन डाउन दिया हुआ। तो ये लिलियन वेंग का जो की जो आर्टिकल सीरीज है इसके बारे में बाद में बात करूंगा। इसने उस पहले ही मेंशन कर रहा था कि अगर आप सोच रहे हो कि ओके लाइक इस वक्त तो बस समझा रहा हूँ ना मैं कि ओ ये है, मैं ये नहीं बता रहा मुझे पता कैसे चला था। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने एफआईपी के लिए कि यार मुझे नहीं पता रिसर्च वगैरह कैसे करनी है, तो वो आगे जाके बात होएगी। अभी ज़्यादा फोकस लाइक कंप्यूटर विजन के अंदर क्या है उसी के ऊपर होएगा। तो सबसे पहले जो मॉडल मेंशन किया जाता है अक्सर बार वो ओवरफीट है। ये 2013 का मॉडल है और ये काफ़ी मतलब यूनिक है कुछ कुछ सेंसेस में। बेसिकली ये करता ये है कि एक ऑर्डिनरी CNN आर्किटेक्चर लेता है जो यूजुअली किसी क्लासीफायर वगैरह के ऊपर प्रीटेंड कर लेते हैं, उसकी आखिरी डेंस लेयर काट देता है। उसके बाद वो करता ये है कि अच्छा मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी तक हम ये कर रहे थे, चलो मैं एलेक्स नेट की एग्जांपल निकाल लेता हूँ, वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। पहले हम ये कर रहे थे, हम एक फिक्स्ड साइज इमेज लेते थे कि यार एक 224 बाय 224 इमेज ही मुझे मिले, इसके अलावा मैं वेरिएबल साइज इमेजेस नहीं हैंडल कर पा रहा था पहले। अब जो नया आर्किटेक्चर है ना वो वेरिएबल साइज भी कर लेगा। वो करता यहाँ पे ये है कि आपको पता है कि अच्छा ये टाइम्स 2 होके डिवाइड बाय 2 होके एंड पे इतनी डायमेंशनैलिटी होगी, इसलिए आप इसके वेट्स इस तरह से ट्रेन कर सकते हो इस डेंस लेयर के कि इसके पास क्योंकि ये डेंस लेयर क्या होती है, एक मैट्रिक्स होती है। अब इस मैट्रिक्स की जो रोज होंगी वो कॉरेस्पॉन्ड करी होंगी कितने इनपुट सेल्स हैं और कॉलम्स होंगे कि कितने आउटपुट सेल्स हैं, कि ओके इस इनपुट का इसकी आउटपुट से क्या रिलेशनशिप है बेसिकली, क्योंकि अंदर तो यही हुआ होता है ना कि ये इनपुट ये आउटपुट और ये आगे एक सारे इस तरह से जुड़े होते हैं ज़्यादा से। तो इस वाले वेट को बताया होगा यहाँ पे एक्सेट्रा। तो ये सिर्फ तब हो सकता है अगर हमें पता हो कि पहले कितने इनपुट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए पहले हम सिंगल साइज करते थे। अब ये करते ही हैं कि ये एक डेंस कॉन्वोल्यूशन करता है। अब हम बात कर रहे थे कि जितने नंबर ऑफ फिल्टर्स होंगे आपके पास एक जाती है इमेज WXH, और अभी मैं अस्यूम करूँ कि सेम पैटर्न के साथ है और लाइक स्ट्राइड ऑफ 1 है जिसकी वजह से डाउन साइजिंग नहीं हो रही, तो ये विथ एक्स हाइट ही रहेगा। लेकिन पहले लेट्स से आपके पास एक RGB इमेज थी,
अब इसके पास जो होंगे फॉर नंबर ऑफ फिल्टर्स, उसकी वो चैनल्स की डायमेंशन बन जाएगी, जो डेप्थ की डायमेंशन है। तो हम ये करते हैं कि हम इस तरह के मल्टीपल ऑपरेशंस करते जाते हैं एक CNN के अंदर। लाइक पहले कोई डिफरेंट था, मे बी लाइक 16 था, फिर 32 हो गया। इस तरह से हम नंबर ऑफ चैनल्स को आगे पीछे करते जा रहे हैं, बाद में हम कम भी कर सकते हैं वगैरह। अब लेट्स से अगर आप एक क्लासिफिकेशन का टास्क कर रहे हो ना, आप एक काम ये कर सकते हो कि आप एंड पे ना जितनी आपके पास क्लासेस हैं उतने फिल्टर्स बना लो, ठीक है। अब होगा ये कि जो आपको आउटपुट मिलेगी ना इसकी, वो आपको पर रीजन, मतलब आपके पास एक फीचर मैप होएगा, उसकी उसके अंदर सी डायमेंशन होंगी। तो आप समझ लो कि मैं अगर इतना हिस्सा उठाऊं, ये वाला हिस्सा, ये एक क्यूब की तरह है, समझ लो। या फिर इस रेक्टेंगल, एक सिंगल जो इसका पिक्सल समझ लो इस फीचर में आपका, वो एक एक्चुअली एक अरे है, ठीक है। अरे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली सॉफ्टमैक्स वाली, कि कितना चांस है कि कैट है, कितना चांस है कि डॉग है। तो जो आपके पास मल्टीपल फिल्टर्स वाला काम था, ये वाला होगा मे बी कैट का फिल्टर, ये वाला हो गया डॉग का फिल्टर। तो अब आप हर रीजन के लिए एक प्रिडिक्शन निकाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा इसका आइडिया है, ये बेहतर विजुअलाइजेशन, पिछली वाली को भूल जाओ। तो आपके पास जो फिल्टर्स की वजह से ये होता है ना कि आपके पास एक स्टैक ऑफ इक्वल साइज्ड फीचर मैप्स आ गए हैं, जिसको आपने डेप्थ कहा होता है कि सी डेप्थ है। तो आपके पास जितनी क्लासेस हैं उतने आप फीचर मैप्स डालते हो, तो आपको पर रीजन क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो। तो जो ओवरफीट है ना, वो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट लेके चलता है। अब इससे हुआ ये कि अब आपका नेटवर्क फुली कॉन्वोल्यूशनल बन गया। आपके पास अब कोई डेंस लेयर नहीं है, बल्कि आपका सारा कुछ कॉन्वोल्यूशन है। अब इसका फायदा ये है कि अब ये वेरिएबल साइज इमेजेस के ऊपर भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो add dense convolutions to regress bounding boxes for each category as well। तो जिस तरह से हम क्लासिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, उसी तरह से हम एक और ब्रांच बना सकते हैं, एक क्लासिफिकेशन के लिए और एक ब्रांच बना सकते हैं बाउंडिंग बॉक्सेस प्रिडिक्शन के लिए। कि ओके, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पाया जाता है तो उसकी उसके बॉक्स की एक्स वैल्यू क्या होगी, वाई वैल्यू क्या होगी, और विथ और हाइट कितनी होगी। तो ये कितना, ये कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे होगा, और ये कहाँ पे होगा। तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। अब अगर आप इसी चीज को मल्टीपल इमेज स्केल्स के ऊपर रिपीट करो, कि आप पहले ये पूरा मॉडल चलाओ एक बड़ी इमेज के लिए, फिर आप उसी इमेज को थोड़ा छोटा करके इसी मॉडल के अंदर डाल दो, और आप एंड पे जाके इन सब चीजों का इस्तेमाल करके एक प्रिडिक्शन निकाल सकते हो जो काफी ज्यादा एक्यूरेट होगी, ठीक है। तो इन्होंने जो ओवरफीड के अंदर किया था, वो यही किया हुआ है कि सबसे पहले इसके जो स्टेप्स हैं, आ, आप पहले बाउंडिंग बॉक्सेस देखते हो, उसके बाद आप एक खास थ्रेशोल्ड रखा हुआ है कि अगर इतना चांस है कि नो ऑब्जेक्ट है, इतना चांस है कि ऑब्जेक्ट है और वो बियर है, इतना चांस है कि फिश है, एक्सेट्रा। तो आप क्लासिफिकेशन के लिए आपने कुछ ब्रांचेस बनाई होती हैं, और आपने बॉक्स रिग्रेशन के लिए बनाई होती हैं। जो बॉक्स रिग्रेशन वाली हैं, वो आप लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बॉक्सेस जो बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा बॉक्सेस बना देगा, क्योंकि ये ऑपरेशन ही इस तरह का है। तो इसके अंदर एक चीज़ हम करते होते हैं कि हम बॉक्सेस मर्ज कर देते हैं जिनका इंटरसेक्शन ओवर यूनियन लाइक करीब करीब है। तो IOU इसको कहते हैं। बेसिकली यही है कि अगर आपके पास दो बाउंडिंग बॉक्सेस हैं, दो बॉक्सेस हैं, उनका इंटरसेक्शन लो, कितना एरिया बन रहा है और कितना एरिया आपके यूनियन का बन रहा है। फिर आप उसको देखोगे और आप उसको इस्तेमाल करके IOU निकाल सकते हो, जो कि बेसिकली आपको बता रहे कि कितना ओवरलैप है, कितनी सिमिलैरिटी है इन दो बॉक्सेस के अंदर, कितना बेसिकली चांस है कि आप इसको मर्ज कर सकते हो। तो हाँ ठीक है, आगे जा वो कुछ और बात है, ठीक है। तो आप ये इसका जनरल आइडिया, अब इसकी ओवरफीड की हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ओवरफीड का बस जनरल आइडिया देना ज़रूरी था। आ, लेकिन जो आगे वाले हम न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे वो कम्प्लीटली डिफरेंट आर्किटेक्चर है। ये बस आगे जाके वैसे थोड़ा सा हम ओवरफीड की तरह का फिर से बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन जो सबसे लाइक यूनिक किस्म का पुराना वाला जो मॉडल था, वो ये था एक, जो सारे लोग इस फील्ड के अंदर जिसको साइट कर रहे होते हैं। खैर, ये अब इसकी परफॉर्मेंस है।
उस वक्त के जो दूसरे ऑब्जेक्ट डिटेक्टर्स थे उसकी निस्बत काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और अब हम परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसके अंदर आप क्लासिफिकेशन थोड़ी खाली कर रहे हो, आप इसके अंदर खाली वो ट्रू पॉजिटिव्स वगैरह एक्यूरेसी प्रिसिशन तो यूज़ नहीं कर सकते। तो हम करते ही हैं कि हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं मीन एवरेज प्रिसिशन। अब अगर किसी चीज़ का IOU ग्राउंड ट्रूथ बॉक्स के साथ, मतलब कि अगर आपके पास लेट्स से ये आपका ट्रेनिंग डेटा है, ये इमेज है, और आपको पता है किसी ने पहले का लेबल कर दिया हुआ है कि यहाँ पे ना कैट है। अब थोड़ी देर बाद आप इसी इमेज को अपने मॉडल में डालते हो और आपका मॉडल कहता है कि यार यहाँ पे करके ना, मे बी वो थोड़ा नीचे करके बताता है एक कैट। अब हम करेंगे ये, हम दोनों की चीज़ों को कंपेयर करेंगे। लेट्स से थोड़ा नीचे करके इस तरह से, तब इमेज वही है, एक ही इमेज है, तो इसलिए ये दो दो डब्बे नहीं बनाने की जरूरत। तो एक आपके पास ग्राउंड ट्रूथ है और एक आपके पास प्रिडिक्टेड है, ठीक है। नीचे वाला लेट्स से ये जो ब्लू में कर देते हैं प्रिडिक्टेड, ये वाला, ये आपकी प्रिडिक्शन है। अब अगर आपका IOU 50% है ना, तो आप इसको कहोगे करेक्ट क्लासिफिकेशन है, मतलब आपके डिटेक्टर ने सही काम किया। अगर 50% से कम है तो आप कहोगे नहीं नहीं सही नहीं किया। तो इस केस के अंदर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन अप्रॉक्सीमेटली 50 के बराबर ही होगा, तो इसको ये मान लेगा। लेकिन अगर मेरा प्रिडिक्टेड बाउंडिंग बॉक्स लेट्स से इधर होता, ऐसे करके, तो अब बहुत कम इंटरसेक्शन है एज अपोज टू द टोटल एरिया कवर्ड बाय दीज टू बॉक्सेस, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं ताकि हम इस चीज़ को एक प्रिसीजन की चीज़ में ले जाएं, ताकि ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट हम वापस ले आएं। जब हम वो ले आते हैं तो फिर हम प्रिसीजन भी वापस ले आते हैं। तो जो नॉर्मल प्रिसीजन होती है स्केलर प्रॉब्लम्स के लिए या नॉर्मल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए, तो उसको हम ये इमेज वाले कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, जब आपके पास ये सेगमेंटेशन वाली चीज़ें भी साथ होती हैं, बाउंडिंग बॉक्सेस वगैरह वाले। अच्छा, उसके बाद हाँ ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या कोर आइडियाज़ हैं। अक्सर बार आप देखोगे एक बाउंडिंग बॉक्स होएगा, क्लासिफिकेशन होएगी, IOU होगा, MAP होगा। अब ये जो MAP एट 0.5 है, इसका मतलब है कि 50% IOU के ऊपर आप पॉजिटिव सैंपल मान लो। इसी तरह से 0.95 भी है जो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो कहता है कि अगर आपका मॉडल 95% मैच कर रहा है ना, सिर्फ तब उसको एक करेक्ट प्रिडिक्शन मानो। तो उस तरह से आप इस चीज़ को डिस्क्रिटाइज कर लेते हो और फिर आप उसके लिए इवैल्यूएशन मैट्रिक्स वगैरह चेक कर सकते हो। तो एवरेज प्रिसिशन भी होती है वगैरह, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आप ये मीन एवरेज प्रिसिशन देखोगे। तो अब हम आ जाते हैं जो सबसे, आई गेस मेरा ख्याल है कि इन्फ्लुएंशियल मॉडल है इस पूरी प्रॉब्लम के लिए। ये है रीजन बेस्ड CNN मॉडल्स, ठीक है। तो मैं गलती से, मेरे ख्याल है कोई बटन गलत दबा दी। ओके, हाइट का बटन था, वाह अच्छा, मुझे नहीं पता था हाइट का भी बटन है। ये कौन सा बटन दबाया था मैं? अच्छा खैर, एनीवेज, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं अकेले तो नहीं बोल रहा। ओके हाँ, अच्छा। अब यहाँ पे हम लिलियन वेंग के आर्टिकल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसका जो पार्ट 1 है ना, वो काफ़ी क्लासिकल CV के साथ काम करता है। वो ये कर रहा है कि वो इमेज ग्रेडियंट्स की बात कर रहा है, हिस्टोग्राम ग्रेडियंट्स की बात कर रहा है और कुछ पुरानी टेक्निक्स की बात कर रहा है। अब मैं जब ये पहले पढ़ रहा था मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होंगी ज़्यादा, लेकिन आगे जाके मुझे पता चला था कि ये यूज़ हो रही हैं थोड़ी बहुत। तो इसलिए बस जल्दी जल्दी में इसका जिक्र कर लेता हूँ। एक इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था इमेज ग्रेडियंट का, वो यही है कि आप जो किसी फंक्शन का ग्रेडियंट जैसे होता है, डेरिवेटिव वगैरह, ये उसी चीज़ को लेके जा रहा है, सिवाय अगर वो फंक्शन जो है वो आपकी इमेज होती है और एक्स वाई उसके दो पैरामीटर्स होते हैं उस फंक्शन के। अगर आप एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो एज f(x, y), तो उसको अगर आप डिस्क्रीटली डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो तो आप एक स्टेप पीछे एक स्टेप आगे वगैरह वाली चीज़ को देख सकते हो। थोड़ा सा इस तरह से उसने आइडिया निकाला था, आगे जाके उसने इसको एक कॉन्वोल्यूशन की तरह रिप्रेजेंट किया था।
तो ये थोड़ा सा उसका मैथ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। काफ़ी लाइक सिंपल है वैसे भी। फॉर्मूला लिखा हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है कि इसको मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ, ये ब्ला 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 ब्ला। और इन सारी चीज़ों के बाद जो चीज़ निकली थी वो थी ये कर्नल्स कुछ। ये कुछ हैंडमेड कर्नल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा टास्क के लिए यूज़ होते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है सोबेल ऑपरेटर। सोबेल ऑपरेटर बेसिकली एज डिटेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक बड़ा पॉपुलर एल्गोरिदम है सीवी के अंदर, कैनी एज डिटेक्टर। ये मेरा ख्याल है जिन लोगों ने इंट्रो टू सीवी ली थी उन्होंने पढ़ा हुआ है। उसके अंदर लाइक हिस्टेरिसिस वगैरह भी होता है, थोड़ी सी और चीज़ें हैं। वो सोबेल को ये इनपुट को लेता है और आगे जाके कुछ चेंजेस कर देता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये सीरीज देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छी थी। लेकिन हम एमओटी की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं, मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के ऊपर। हम ज़्यादा लाइक एज डिटेक्शन वगैरह की बात नहीं करेंगे, हम बस सीधा आगे निकलते हैं। हमारे लिए आइडिया बस ये है कि कर्नल्स अच्छे होते हैं और इमेज ग्रेडियंट्स वगैरह कुछ होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये एक फाइन ट्यून चीज़ है, हिस्टोग्राम ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स। मैंने ऑफ लिखा हुआ है। एक ही बात है वैसे, दोनों दोनों नाम ही यूज़ होते हैं। आ, आप काफ़ी ज़्यादा रिसर्च पेपर्स के अंदर अभी भी ये टर्म लिखी देखोगे पुराने मॉडल्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूजुअली, कि ये एक वेक्टर है, फीचर वेक्टर है, जो आप उस इमेज का निकाल सकते हैं प्री प्रोसेसिंग स्टेप के तौर पर, और फिर वो आप किसी मशीन लर्निंग मॉडल को दो। तो ये काफ़ी किया जाता था पहले। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है, फेल्स एंड सॉल्व्स एल्गोरिथम। ये एक सेगमेंटेशन एल्गोरिथम है जो बेसिकली इमेज को डिफरेंट, जैसे के मीन्स क्लस्टरिंग होती है। अगर आप एक इमेज के ऊपर के मीन्स क्लस्टरिंग करोगे तो आप पैलेट क्वांटाइजेशन कर सकते हो। के मीन्स सेगमेंटेशन, मैं यहाँ पे था। आप बेसिकली ये जिन लोगों ने एएमएल ली थी उनको ये याद होगा, हम लोगों को एक असाइनमेंट मिली थी कि फ्लडेड रीजन्स को आपने आइडेंटिफाई करना है यूजिंग के मीन्स क्लस्टर। तो आप करते ये थे कि पूरी इमेज को आप एक ट्रेनिंग सैंपल की तरह यूज़ करते थे। हम करते ये हैं कि वैसे पूरी इमेज को नहीं लेते, हम एक रैंडमली सैम्पल्ड सबसेट को लेते हैं, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ट्रेन होने में उसका के मीन्स का क्लासीफायर। फिर आप उस हर इमेज के ऊपर इन्फ्रेंस टाइम के ऊपर एक के मीन्स क्लासीफायर ट्रेन करते हो और देखते हो कि जब तक वो आपके मीन्स, आपके जो सेंट्रॉइड्स हैं वो फिट नहीं हो जाते। जब वो स्टेबल हो जाते हैं उसके बाद जाके आप करते ये हो कि आप अम, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रिडिक्शंस हैं कि अच्छा ये वाला पिक्सल इस वाली जगह पे जाएगा, वो आप निकालना शुरू कर देते हो और फिर आप उस इमेज को उन कलर से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है पैलेट क्वांटाइजेशन के लिए, इस तरह की चीज़ों। आपने शायद बचपन में वो लाइक नारुतो वगैरह वाले देखे हो, वो वेक्टर आर्ट की तरह का बनाया होता है वेक्टर। एनीवेज खैर मिल नहीं रहा, अगर मैं खाली वैसे ये सर्च करूँ मिल जाएगा आई थिंक, इस तरह का। वो काइंड उस तरह की चीज। अच्छा खैर एनीवेज, स्किज़ोफ्रेनिया। अच्छा, इस एल्गोरिथम की डिटेल्स में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये ग्राफ बेस्ड अप्रोच से काम करता है। ये पहले काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था और RCNN के अंदर यूज़ होता रहा, इसीलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। तो फेल्सन सॉल्व्स जो एल्गोरिथम है वो खुद तो बस ये सेगमेंटेशन कर देता है, लेकिन वो इतनी भी रिलायबल नहीं होती जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक एल्गोरिथम आया था, उसको कहते हैं सिलेक्टिव सर्च। ये बेसिकली आप इसी, पहले आप फेल्सन सॉल्व रन करते हो, उसके बाद आप हर फेल्सन सॉल्व के रीजन के ऊपर एग्लोमरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग करते हो। उससे फ़ायदा ये होता है कि अब आपके पास RCNN के लिए प्रपोजल्स जमा हो गए। प्रपोजल्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर आपने डब्बे बनाने हैं, आपने किधर बनाने हैं, आप कहीं भी बना सकते हो, आप किसी भी साइज के भी बना सकते हो। तो पहली जो हमने अप्रोच देखी थी वो तो पूरी इमेज के लिए बहुत ज़्यादा बाउंडिंग बॉक्सेस बना रहा था, आपने अभी देखा। हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कुछ जगहों पे बनाएं। तो हम पहले फेल्सन सॉल्व्स यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ प्रपोजल्स नज़र आ जाए कि ओके यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इस ब्लू टक्स जो इसकी जो जैकेट है इस बंदे की, ये एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसको मैं एक बाउंडिंग बॉक्स इसके इर्द गिर्द बना सकता हूँ। इसी तरह से हो सकता है कि
आपकी जो थ्रेशोल्डिंग है वो इस तरह की सेट हुई हुई है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स आ रही हैं। जैसे ये बंदा है, इसका ये है तो एक ही बंदा ना, तो ये येलो भी यही है, ये जो ग्रीनिश कलर है ये भी वही है, पिंक हाथ जो है वो भी वही है, ब्लैक हाथ जो आ रहा है वो भी वही है, ये जो ब्लू उसकी जो पेंट बनाई हुई है वो भी वही है। तो हो सकता है कि एडजेसेंट रीजन्स जो करीब करीब हैं, या फिर जिनका कलर क्वांटिटी करीब करीब है, आपने उनको करीब करना हो। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप हायरार्किकल क्लस्टरिंग कर देते हो, और आप खाली आखिरी वाला नहीं यूज़ करते। अगर आप इसका डेंडोग्राम इमेजिन करने की कोशिश करो, जिसका जो डेंडोग्राम है वो इस तरह से होगा कि वो लेट्स से इस तरह का डेंडोग्राम बन रहा है। वो किसी आर्बिट्ररी पॉइंट के ऊपर क्लस्टरिंग नहीं यूज़ करता, बल्कि वो सारे पोटेंशियल क्लस्टरिंग यूज़ करता है। एक पोटेंशियल क्लस्टरिंग है जिसके अंदर ये वाला सैंपल, ये वाला और ये वाला, ये चार क्लस्टर्स हैं। उसके अलावा वो इसी सेट के अंदर ऐड कर देता है जो अगली पोटेंशियल आपके पास क्लस्टरिंग बन रही है, कि ये वाला सैंपल, ये वाला सैंपल और ये वाला सैंपल। तो आप तमाम पॉसिबल क्लस्टरिंग्स के लिए ये देख लेते हो इस तरह। तो इससे होगा ये कि आपके पास बहुत ज़्यादा रीजन्स बन के आ जाते हैं। तो इनको आप रीजन प्रपोजल्स की तरह यूज़ कर सकते हो बाउंडिंग बॉक्सेस निकालने के लिए, और आरसीएनएन यही करता है। आरसीएनएन ये करता है कि इनपुट इमेज ली, सेल सर्च लगाया, सेल सर्च के बाद उसने उन रीजन्स को क्रॉप करके एक फिक्स साइज सीएनएन में डाल दिया ताकि आपको एक फीचर वेक्टर मिल जाए। उस फीचर वेक्टर को फिर वो क्लासिफाई करवाता है एक एसवीएम के साथ, एक सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो होता ये है कि आपने इस तरह से एक सेगमेंटेशन एल्गोरिदम रन किया है, और आपने उसके बाद ये एक एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग अप्लाई किया है, जिसके बाद हुआ ये कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स बन गए। हर इमेज के लिए आपके पास यूजुअली कोई 2000 रीजन प्रपोजल्स बन जाते हैं। तो आप उन सब को एक फिक्स साइज रिप्रेजेंटेशन में डालते हो, और बार बार सिक्वेंशियली सीएनएन के अंदर डाली जाते हो, और उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन करवाते जाते हो। अब ये सुन के पता चल गया होगा ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, लेकिन इससे एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि अब आपने किया पता है क्या है? आपने जो न्यूरल पार्ट है ना उसके लिए आपने सारा कुछ आसान कर दिया। इसके पिछले इससे पहले जो हमने अभी तक सारा कुछ देखा था पिछले पार्ट्स के अंदर, जो लाइक एएसआर वगैरह वाला पार्ट है, उसके अंदर हमने यही देखा था ना कि यार आप इतना कुछ भी एक्सपेक्ट ना करो अपने क्या नाम है अपना, अपनी मशीन से, कि आप बस ग्रेडियंट डिसेंट रन करोगे और जादू से वो सारा कुछ सीख जाएगा। ऐसे नहीं होता। आप जितना उसके लिए सिंपल टास्क करोगे वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। अगर आप उसके लिए छोटे छोटे हिस्सों में बांट दोगे तो जनरली वो ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको देगा, सिवाय अगर आपके पास 10,000 जीपीयू पड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा डेटा पड़ा हुआ है, उसके बाद आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स के साथ ट्राई कर रहे हो, वो अक्सर लोगों के लिए फीजिबल नहीं होता। तो ये आइडिया है ना कि आप इसको थोड़ा छोटा कर दो, कि आप न्यूरल नेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दो, आप प्रपोजल्स खुद हैंडल कर लो। अ, इसकी वजह से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी। ये पेपर थोड़ा सा और इसके बारे में अगर सुनना हो तो ये कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, ये रॉस गर्शिक नाम का बंदा है, जिसने जो अब अगले सारे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाले आर्टिकल्स में आपको वो बंदा नजर आएगा, क्योंकि ये समझ लो कि एक ही अंकल है जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को काफ़ी सालों के लिए कैरी करता रहा। अच्छा, अब इसके अंदर ये होता है कि वो खाली सेल सर्च के ऊपर रिलाई नहीं करता। वो कहता है कि यार सेल सर्च जो है ना वो इसके ऊपर बेस्ड है, क्या इतना अच्छा निकल आएगा। तो वो करते ही हैं कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा न्यूरल मॉडल बनाया हुआ है जिसका सिर्फ ये काम है कि आपको मैं ना सिलेक्टिव सर्च से एक्सट्रैक्ट की हुई बाउंडिंग बॉक्स की डायमेंशंस दूंगा, आपने ना मुझे वही चीज़ करेक्ट करके दे देनी है। तो हो सकता है, अच्छा ये सारा कुछ एक्सप्रेस होता है एज अ लाइक अ फ्रैक्शन 0 से 1 के नंबर के दरम्यान यूजुअली। ठीक है, तो आपकी जो पिक्सल वैल्यू है एक्स वाई, लेट्स से अगर आप सेंटर डालना चाह रहे हो या फिर आप अपर लेफ्ट कॉर्नर की बात कर रहे हो, तो ये उसका लाइक अगर लेट्स से 400 पिक्सल है जो उसका यहाँ पे ये वाला कोना बन रहा है इस इमेज का। ठीक है, उस 400 पिक्सल की जगह आप इसको करोगे 400 डिवाइडेड बाय विथ, ये आपकी एक्स वैल्यू होगी, ताकि चाहे जितनी भी वेरिएबल साइज इमेज हो, आपके इस वाले जो न्यूरल नेटवर्क के पास है ना सारा कुछ नॉर्मलाइज जाएगा, 0 से 1 की रेंज में जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने कुछ और थोड़ी सी ट्रिक्स लगाई हुई हैं। वो यही है कि हमें पता है कि साइज विथ और हाइट जो होते हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उन्होंने अस्यूम करवाया हुआ है नेटवर्क से
कि आपकी जो आउटपुट होगी ना वो आगे जाके एक ई की पावर मान जाएगी। ठीक है, तो ई की पावर अगर नेगेटिव भी हो, नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो, तो वो जीरो ही बनता है। जीरो से कम नहीं आप जा पाओगे। तो एक पॉजिटिव नंबर की पावर आप जो मर्जी लगा लो, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर ही होगी। तो इस तरह से उन्होंने एक थोड़ी सी ट्रिक लगाई हुई है ताकि हमेशा पॉजिटिव नंबर्स मिले। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि अक्सर बार सिलेक्टिव सर्च की ना कुछ टेंडेंसीज हैं कि यार ये इस तरह की चीज़ के ऊपर अक्सर बार ना थोड़ा सा लेफ्ट पे ले जाता है वगैरह, या हम चाहते हैं थोड़ा सा राइट पे आ जाए वगैरह। तो ये उस तरह की चीज़ों को लर्न करता है, इसकी सिर्फ ये जिम्मेदारी है। तो इस करेक्शन पास के बाद जाके जब आप करते हो ना, तो ये ओवरफीड से काफ़ी बेहतर आपको एक ऑब्जेक्ट डिटेक्टर मिलता है। ठीक है, तो खैर, अच्छा, उसके बाद कुछ और ट्रिक्स हैं। अभी भी काफ़ी बार ऐसे होता है कि ये हायरार्किकल है ना, तो काफ़ी ज़्यादा छोटे रीजन्स भी हो सकते हैं जो निचले लेवल के ऊपर क्लस्टरिंग्स थे ये वाले, जिनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हो और वो फिल्टर आउट ना हुई हो। तो उस तरह के बाउंडिंग बॉक्सेस के लिए हम ये करते हैं, एक चीज़ होती है नॉन मैक्सिमम सप्रेशन। तो इसे एनएमएस यूजुअली कहा जाता है, काफ़ी पेपर्स में खाली एनएमएस लिखा होता है। उसका यही होता है मतलब कि आप जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला बॉक्स है ना, आप उसको चूज करते हो इनमें से। तो उसका करने का एक बड़ा सिंपल एल्गोरिथम है कि आपके पास लेट से एक सॉर्टेड लिस्ट पड़ी हुई है या कोई हीप वगैरह पड़ा हुआ है। ठीक है, आप उस मैक्स हीप में से मोस्ट प्रोबेबल बॉक्स पहले निकालते हो और उसको अपनी फाइनलाइज लिस्ट में डाल देते हो। ठीक है, कि ये वाले मैंने फिल्टर आउट कर दिया, ये पक्का जाएगा। और उस बॉक्स से सिमिलर जो बॉक्सेस है ना, जिनका लेट्स से इंटरसेक्शन ओवर यूनियन 50% मैच कर रहा है या उससे थोड़ा ज्यादा, कि लेट्स से लाइक 60% आपका एक ही रीजन को आप कवर कर रहे हो, तो आप उन वाले बॉक्सेस को ड्रॉप कर सकते हो। तो इस केस में यही होगा कि लेट्स से ये रेड वाला बॉक्स है, इसका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा था, तो ये बकाया सबका देखेगा, इन सबका लाइक आई ओ यू जो इसके साथ है वो दूध वाला आ गया। अच्छा, तो यही था कि जो नॉन मैक्सिमम प्रिपरेशन काफ़ी सिंपल है, यही आइडिया बस। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। अब आर सी एन एन के काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स हैं जो उसको काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से इम्प्रूव करते हैं। अब एक जो इसके अंदर आपने बॉटल नेक देखी होगी, आप 2000 बार वो डिफरेंट इमेजेस उसके अंदर डाली जा रहे हो, डाली जा रहे हो, डाली जा रहे हो, ऑब्वियसली ये लूप काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा। तो जो पहला हम वेरिएंट देखेंगे ना, वो इसी चीज़ को कम करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसका नाम है एस पी पी नेट। तो एस पी पी नेट स्पेशल पिरामिड पूलिंग नेटवर्क है। तो इसके अंदर एक नया आइडिया लाया गया था एस पी पी का, एक पूलिंग लेयर है खास किस्म की। तो पहले उसके बारे में बात कर लेता हूँ। बेसिकली आपके पास कोई भी सी एन एन है, वो एक बड़ा अच्छा फीचर में आपको निकाल के दे देता है जो आप यूज़ कर सकते हो। अब होगा ये कि आप ना एक तो ये कर सकते हो कि आप इसका बस चूज कर लो मैक्स। ठीक है, अब आपने मैक्स किया ना, तो चाहे आपके पास जितनी भी वेरिएबल साइज इमेज हो, ठीक है, होगा ये कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक नंबर मिलेगा। अगर आप ये चीज को अप्लाई करो डिफरेंट पार्टीशंस के ऊपर कि ओके, इसका एक क्वाड्रेंट ये है, एक क्वाड्रेंट ये, एक क्वाड्रेंट ये, जैसे आप ग्रीन में देख सकते हो, और आप उन सब रीजन्स के अंदर से मैक्स यूज करोगे, तो भी आपको एक फिक्स साइज रिप्रेजेंटेशन मिलेगी उस पूरे फीचर में आपकी। ठीक है, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज चूज कर लेते हो मैक्स यूज करके, कि जिसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्टिवेशन है ना, वो आप आगे लेके चले जाते हो एज ए रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये 16x256 वगैरह आप ना डिफरेंट स्केल्स के ऊपर करते हो, एक ओवरऑल ग्लोबल पॉजिटिव, ग्लोबल मैक्सिमम, एक थोड़ा छोटे नैरो लेवल के ऊपर, एक उससे लेवल पे। अब जरूरी नहीं आप मैक्स पूलिंग करो, आप एवरेज पूलिंग भी कर सकते हो, तो आप एक ग्लोबल एवरेज ले लो। इस तरह से आप रिप्रेजेंटेटिव निकालना चाह रहे हो वैसे। ठीक है, तो चाहे आप एवरेज करो या मैक्स करो, आपकी मर्जी। तो ऑब्वियसली इसको यूजफुल बनाने के लिए, रिडंडेंसी अवॉइड करने के लिए, यूजुअली आप एवरेज ही यूज करोगे इस केस में। खैर, अब आप फिर इसको डिफरेंट स्केल्स के ऊपर इवेल्युएट करने के बाद कंकैटिनेट कर दो एक फिक्स्ड लेंथ वेक्टर बनाने के लिए। ठीक है, तो अब आपको जो चीज मिलेगी वो बस एक वेक्टर है। ठीक है, तो आपके पास चाहे जितनी भी डायमेंशंस की इमेज हो, जितनी बड़ी इमेज हो, जितनी छोटी इमेज हो, आप उसके ऊपर ये पार्टीशनिंग करके ना हमेशा
एक फिक्स्ड साइज रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हो बिना अस्यूम किए कि फिक्स साइज इमेज होगी। ठीक है, ये उसका एक की आइडिया है। तो जो पहले हम मसला जो ओवरफीट हल कर रहा था वो कॉन्वोल्यूशन के अंदर डाल के हम उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे कि हर पिक्सल के ऊपर ही वो प्रोडिक्शन कर रहा हो, बल्कि हम एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं फिक्स साइज, चाहे आपकी इमेज वेरिएबल साइज भी हो। ठीक है, अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ के ऊपर। पूलिंग बेसिकली मल्टीपल किस्म की होती हैं। ठीक है, किस्म्स किस्म्स यार। अच्छा, एक तो हमने पहले पूलिंग जो पढ़ी हुई है यूनी के अंदर, वो काफ़ी पॉपुलर है और वो एलेक्सनेट वगैरह के अंदर भी यूज़ होती है। वो बस स्लाइडिंग विंडो बेस्ड पूलिंग है कि आप एक कर्नल चलाते हो, उस कर्नल के अंदर कोई वेट्स नहीं होते, आप बस मैक्स चूज कर लेते हो और आप फिर आगे ले जाते हो, या आप एवरेज चूज कर लेते हो और आप वो आगे ले जाते हो। वो यूजुअली आप करते हो फीचर मैप का साइज कम करने के लिए। एक आप स्ट्राइड 2 के साथ चला दोगे ताकि हाफ हो जाए इमेज। um, एक चीज होती है ये ग्लोबल पूलिंग वाली चीज, जो कि आप पूरी इमेज की एवरेज या पूरी इमेज का मैक्स ले सकते हो। तो ये दो डिफरेंट किस्म की पूलिंग है, लेकिन दोनों पूलिंग ही है। ठीक है, तो आप उसको इन दोनों को आपस में कंफ्यूज ना करना बेसिकली। तो जो वीजीजी वगैरह के अंदर होती हैं वो यूजुअली स्लाइडिंग विंडो होती हैं, और जो इसके अंदर हम बात करें वो एक ग्लोबल पूल है बेसिकली, एक रीजन रिस्ट्रिक्टेड ग्लोबल पूल कह लो। ठीक है, SVP में कंप्यूटर से कन्वोल्यूशन फीचर मैप फॉर द एंटायर इनपुट एमएल क्लासिफाइज ईच। हाँ, याद आ गया। ये बेसिकली करता ये है कि हम पहले 2000 बार अपना CNN चला रहे थे ना, ये खाली सिर्फ और सिर्फ एक बार चलाता, एक बार बना लेगा और उसके बाद उस रीजन के लिए SPP नेट कॉल करेगा, SPP कॉल करेगा। तो इसकी आगे ज़्यादा अच्छी एग्जांपल आ जाएगी। बेसिकली यही है। चलो ड्रॉ यहाँ पे कर लेता हूँ। ये आपका कोई कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क होगा जो एक बड़ी सी इमेज को ज़्यादा से प्रोसेस कर देगा। आपको एक फीचर मैप देगा। ठीक है, इस फीचर मैप के अंदर से जो आपका प्रपोजल है, ठीक है, आप उतना रीजन लोगे। लेट्स से प्रपोजल इस रीजन में आ रहा है, सेल सेट से निकाला हुआ प्रपोजल, फिर आप खाली इतने हिस्से के ऊपर एसपीपी पूलिंग करोगे। तो आप इस कॉपी को लोगे और इसके ऊपर एसपीपी पूलिंग करोगे, जिससे आपको हर प्रपोजल के लिए एक वेक्टर मिल जाएगा। फिर आप उस वेक्टर को एक क्लासिफायर के अंदर डाल दोगे। सही है। अब इसी को आइडिया को थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइन करने के लिए जो ओरिजिनल ऑथर था ना RCNN का, फास्ट RCNN इंट्रोड्यूस किया उसने। ये मेरे ख्याल एक ही साल में हुए थे दोनों, नहीं एक साल बाद। अच्छा, अब इन्होंने ये किया था कि इन्होंने एसपीपी पूलिंग की तरह की एक चीज़ थी बस, ROI पूलिंग, वो यूज़ करके और कुछ और छोटे से चेंजेस करके ना फास्ट RCNN बना देता, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आ, अभी भी काफ़ी नेटवर्क्स की बैकबोन बनी होती है ये। ठीक है, तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो एसपीपी नेट से काफ़ी बेहतर है। तो ये नहीं है कि बस एसपीपी नेट की कॉपी मार दी, इसने एसपीपी नेट से एक्चुअली बहुत बेहतर परफॉर्मेंस अचीव की थी, मल्टीपल छोटे छोटे चेंजेस की वजह से। तो सबसे पहला जो इनका चेंज था वो ये था कि अब वो मल्टीपल लेवल्स के ऊपर नहीं कर रहे, वो खाली एक लेवल के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, ये ROI पूलिंग है, सिर्फ और सिर्फ बस इतना आइडिया कि आप बस ये थोड़े ज़्यादा डिटेल वाले में ले जाओ, बस बात खत्म। उसके बाद आप ये करते हो कि आपके पास जो क्लासिफायर है ना, अब वो न्यूरल बन गया। पहले हम SVMs यूज करते थे वगैरह, अब नहीं हम वो कर रहे, अब हम उसको इसी प्रोसेस का हिस्सा बना रहे हैं। तो उसके लिए इसने इंट्रोड्यूस किया है ये ROI नेटवर्क नाम की चीज। अब ये आपके पास एक कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क है। ये यूजुअली वही चीज है जैसे ओवरफीड के अंदर होता था कि कोई आप ऑब्जेक्ट क्लासिफायर पकड़ लोगे, रेजनेट पकड़ लिया आपने, VGG नेट पकड़ लिया, एलेक्स नेट पकड़ लिया, और उसका एंड पे जो क्लासिफायर लेयर है वो काट दी, आपके पास फीचर मैप आ गया उससे। उस फीचर मैप के अंदर से आपने ROI पूलिंग करके एक ROI नेटवर्क को दे दिया पर प्रपोजल। अभी जो ROI नेटवर्क है ये 2000 बार चलेगा अगर 2000 प्रपोजल हो। ठीक है। जो आपका कोर चीज है उसके अंदर डुप्लीकेटेड वर्क नहीं हो रहा बेसिक। तो आप बेसिकली एक इनकोडर पहले का ले जाते हो, उस इनकोडेड चीज के ऊपर सारा कुछ कर रहे हैं। इन्होंने साथ वो बॉक्स रिग्रेशन सारी चीजों को सारा कुछ न्यूरल कर दिया। ठीक है, और अब सारा कुछ शेयर्ड है और एंड टू एंड ट्रेनिंग हो जाएगी इससे।
तो इसका फ़ायदा ये है कि ट्रेनिंग सिंपल हो गई। अब पेपर में वो बात करते हैं कि एसपीपी नेट का जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग का तरीका था ना, उसकी वजह से ये पीछे वाला सीएनएन नहीं चेंज होता था। ये जो आपका इनकोडर है, जो फीचर मैप बनाता है, तो इनकी जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी थी उसके अंदर वो भी चेंज हो जाता था। और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। उनमें से ये है कि इन्होंने L2 रिग्रेशन यूज़ करने की जगह L1 रिग्रेशन यूज़ किए बाउंडिंग बॉक्स के लिए। उसके अलावा ये वही वाली बातें हैं कि पुरानी वाली लेयर्स को नहीं अपडेट करता था स्पिनर। और इन्होंने थोड़ी सी और चीज़ें जो अक्सर बार की जाती हैं फास्ट आरसीएन के अंदर, वो है ऑनलाइन हार्ड एग्जाम्पल माइनिंग। तो OHEM का लफ्ज़ आप काफ़ी जगहों में पढ़ा लिखा देख सकते हो। वो यही है कि बेसिकली आप पहले ट्रेन कर ले तो पूरा मॉडल जब आपने ट्रेन कर लिया ना, उसके बाद आप एक ऐसे सबसेट पे चलाते हो जिसको आपने नहीं यूज़ किया हुआ ट्रेनिंग डेटा के अंदर से। ठीक है, तो बेसिकली आपने वो देखी होगी काफ़ी बार कि आप सबसे पहले आपके पास अगर इतना डेटा है, इतना हिस्सा आपने टेस्टिंग के लिए छोड़ दिया कि इसको मैंने हाथ नहीं लगाना, इतना हिस्सा आपने ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर लिया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आपने कर लिया। अब लेट्स से आप अब ट्रेन स्प्लिट के अंदर भी ना, ये जो ट्रेन है आपका हिस्सा, इसके अंदर भी पार्टीशंस कर रहे हो। आप कहते हो कि एक हिस्सा ये है, चलो लेट्स से 50-50 कर लेना यूँ। अब इतना हिस्सा जो है ना, इसके ऊपर आप फर्स्ट ट्रेनिंग करोगे। जब आपका इसके ऊपर कन्वर्ज कर गया, उसके बाद आप इधर आओगे और आप इसमें से स्पेसिफिकली हाई लॉस एग्जाम्पल्स फिल्टर आउट कर लोगे कि किन किन एग्जाम्पल्स के ऊपर, इस अनसीन डेटा के ऊपर मेरा नेटवर्क फेल हो रहा है। फिर आप खाली उन हाई लॉस एग्जाम्पल्स को पकड़ते हो और उनके ऊपर ट्रेनिंग करते हो। तो ये फिर सारा अनयूज डेटा है। ये है ऑनलाइन हार्ड एग्जाम्पल माने, ठीक है। तो ये मुझे पीक खेलने को कह रहा है। अच्छा, एनीवेज तो ये फेसबुक का एक प्रपोज तरीका था फास्ट आरसीएन को ट्रेन करने के लिए। अच्छा जी, अब और भी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी हैं, मतलब वो ये डीकॉम्पोजिशन वाली सारी चीज़ें जो उसको बेसिकली ज़्यादा तेज़ बना रही हैं, ये मुझे भी समझ नहीं आई थी। मेरा बस इतना टाइम नहीं था कि मैं इसकी डिटेल में जाऊँ। लेकिन फास्ट आरसीएन फास्ट इसलिए भी था क्योंकि उसके अंदर इस तरह की मतलब हर चीज़ को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ था, हर चीज़ को छोटा बनाया हुआ था। लेकिन एंड पे मसला यही है, आपकी जो प्रपोजल बनाने की टेक्निक है ना, वो उसके अंदर थोड़ा सा मसला है। आप सेल सर्च रन करते हो, हर इमेज के लिए 2000 प्रपोजल बन गए। अब आपने क्या करना है इसका? आपको नहीं पता कौन से वाले अच्छे हैं, कौन से वाले बुरे हैं, आप जब तक किसी न्यूरल नेटवर्क से नहीं गुजारता। तो इसका भी कोई तरीका होना चाहिए। तो उसका हल जो है ना, वो फास्टर आरसीएन ने निकाला है। ठीक है। अब इसके अंदर मजे की बात यह है कि जो इसका पहले कंपेटिटर था, काइमिंग हे और जो रॉस गर्शक है, सारे मिल के एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करते थे। बस कंपेटिटर तो नहीं, सारे एक ही जगह पे काम करते थे। ये सारे बस माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही एक ही जगह पे, एक ही ऑफिस में काम कर रहे होते थे। खैर, इन्होंने बेसिकली एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ करना शुरू किया, वो था एंकर बॉक्सेस का। तो और ये अच्छा, तो फास्टर आरसीएन की हम बात कर रहे थे। फास्टर आरसीएन के अंदर अगर हम थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें आप ज़रा, तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने बात की हुई है इस एरिया में कहीं। In this work, we introduced a region proposal network (RPN) that shares full image convolutional features with the detection network, thus enabling nearly cost-free region proposals. ठीक है। तो ये वही वाली पिछली जो बात थी कि इसकी वजह से स्पीड कम हो रही थी। उन्होंने अपने एब्स्ट्रैक्ट में भी ये लिखा हुआ शुरू में पहले सेंटेंस के अंदर ही कि recent advances like SPVNet and fast RCN have reduced the running time of these detection networks, exposing region proposal competition as a bottleneck. और इसके अंदर उसी चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। तो और भी कुछ और छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं जो लाइक थोड़ा सा आपको बता देंगे किस तरह से काम करता है। इनमें एक जो अहम बात है वो ये, एन आरपीएन इज ए फुली कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क। तो फुली कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क क्या होता है? अभी हम जो पहले देख रहे थे ना इससे, कि आपके पास वो एलेक्स नेट वाली एग्जांपल थी जिसके अंदर एलेक्स नेट का उसने आखिरी वाला हिस्सा काट दिया था ओवरफीड ने, यहाँ पे होगा जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। ये वाली चीज़
कि आप अब वो बस इमेज नहीं रही है बस पेंट के ऊपर, कि मैंने ड्राइंग ज़्यादा कर लिया, लेकिन हाँ हम यहाँ पे बेसिकली आप वो जो चैनल्स वाली बात है कि आप एक कॉन्वोल्यूशन ले रहे हो, उसके बाद वो जो आपके पास स्टैक ऑफ कॉन्वोल्यूशनल फीचर मैप्स आए हैं, कॉन्वोल्यूशन की आउटपुट्स जो हैं फीचर मैप्स, वो एक स्टैक होती है ना, इस तरह का, उसकी कोई डेप्थ होती है। आप उसके अंदर एक को क्लास कैट कह रहे थे, एक को डॉग कह रहे थे, और हर पिक्सल की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे थे। ओवरफिट में ऐसे ही कुछ कर रहे थे ना, तो ये भी उसी चीज़ को लेके चल रहे हैं कि उस तरह से एक फुली कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क दैट साइमल्टेनियसली प्रेडिक्ट्स ऑब्जेक्ट बाउंड्स एंड ऑब्जेक्टनेस स्कोर्स एट ईच पोजीशन। ठीक है, the RPN is trained end to end to generate high quality region proposals which are used by fast RCNN for detection. अब इन्होंने एक चीज जो की है ना वो ये है कि इन्होंने ऑब्जेक्टनेस स्कोर डाला है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस पहले ही फिल्टर आउट कर सकते हो। तो अगर इस रीजन के अंदर लेट्स से ये ऑब्जेक्टनेस स्कोर वाला चैनल है, इस पिक्सल की अगर वैल्यू लेट्स से ये ब्लैक है, वाइट नहीं है ब्लैक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे लो एक्टिवेशन है। तो इस केस के अंदर बहुत कम चांस है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वरना ये होते बस लाइक ब्लैक एंड वाइट नॉइज मैप्स की तरह के ही हैं। आगे जाके शायद नज़र पड़ जाए। तो ये इसका थोड़ा सा आइडिया। और भी कुछ बातें लिखी हुई हैं वैसे कि ये VGG16 को यूज़ करता है, जो हमने लाइक वो पुराना सा मॉडल पढ़ा था जो एलेक्स नेट के बिल्कुल बाद, जो बाद में हम जाके बात की थी कि इंसेप्शन नेट भी उससे बेहतर है, रेजनेट भी उससे बेहतर है, ये थोड़ा सा पुराना वाला मॉडल है। ये इसको अपनी बैकबोन के तौर पे यूज़ करता है। तो मैं ये दिखाना ये चाह रहा हूँ कि 2016 तक ना ये वही पुराने वाले मॉडल यूज़ कर रहे थे, और ये सारी चीज़ें वही चीज़ें आगे चलती जा रही होती हैं। आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर कोई चीज़ ट्रेन करते हो, वो आगे जाके सॉरी ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में करते हो, वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में यूज़ हो जाती है। ऑब्जेक्ट डिटेक्टर आप अच्छा बनाते हो, वो आगे जाके ट्रैकिंग में यूज़ हो जाती है। तो ये थोड़ा सा इस तरह से ही चलता रहता है। अब इसके अंदर और कुछ चीज़ें हैं कि लाइक 5 FPS पे खाली चलता है। नाम क्या है? फास्टर RCNN। फास्ट RCNN के बाद फास्टर भी आ गया है, लेकिन अभी तक हम खाली 5 FPS पे चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उस टाइम के लिए फास्ट था, वरना ये इतना भी फास्ट नहीं था। ठीक है, ज़्यादा इसके अंदर जो चीज़ है ना वो एक्यूरेसी का फ़ायदा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझ लेते हैं कि इसका रीजन प्रपोजल नेटवर्क कैसे काम करता है। लेफ्ट साइड पे आप पूरा थोड़ा सा देख सकते हो कि क्या हो रहा है। ऊपर क्लासीफायर वही है जो फास्ट RCNN का था कि ROI पूलिंग होकर एक ROI नेटवर्क लगा हुआ है। साथ बाउंडिंग बॉक्स रिग्रेशन वगैरह सारा कुछ वही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा उसके अंदर। कॉन्वोल्यूशनल लेयर जो है वो एक VGG16 लगाया हुआ है उन्होंने, जो एक फीचर मैप देता है, और वही फीचर मैप दो जगहों पे जा रहा है। प्रपोजल्स के पास भी जा रहा है, और जो ROI पूलिंग के वक्त आप इमेज चूज कर रहे हो वो आप उस प्रपोजल की बेसिस पे कर रहे हो ना, तो वो फीचर मैप में से उतना हिस्सा काट के आप आगे भेज रहे हो ROI पूलिंग को। तो RPN की हम बात कर रहे थे। RPN के अंदर उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, एंकर बॉक्सेस का। तो एंकर बॉक्सेस जो होते हैं वो बेसिकली प्री डिफाइंड साइजेस हैं कि इस पिक्सल के ऊपर जो आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, आपके ख्याल में उसका बाउंडिंग बॉक्स कौन सा वाला होगा इनमें से। आपने कोई के एंकर बॉक्सेस पहले के बस लोड कर लिए हैं, ये एक हाइपर पैरामीटर है जो लोग मैन्युअली सेट करते हैं। ठीक है, और आप उनकी लाइक ये डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज में होते हैं, कुछ रेक्टेंगल होंगे, कुछ स्क्वायर होंगे। इन डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज वालों को आप देखते हो और थोड़ा सा साइजेस वगैरह आगे पीछे कर लेते हो, और ये सारा कुछ एक्सप्रेस हुआ होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस की, ये इमेज का इतना फ्रैक्शन कवर कर रहे होंगे। इस तरह के एंकर बॉक्सेस पहले के सेट कर दिए जाते हैं, और आप फिर मॉडल से प्रेडिक्ट करवाते हो कि क्या नाम है, इनका जो लेफ्ट कॉर्नर है वो कहाँ पे होगा अगर इसका ये बनता है। अच्छा, खैर, तो इस तरह से जैसे हम पहले बाउंडिंग बॉक्स रिग्रेशन अपने फास्ट RCNN वाली हिस्से में कर रहे थे ROI नेटवर्क के अंदर, यहाँ पे भी ये रिग्रेशन लेयर बेसिकली वही काम कर रही है अगर आप गौर करो। तो होता ये है कि बेसिकली इसके अंदर 2 बार करेक्शन होती है एंकर बॉक्सेस की।
तो एक थोड़ा-सा इस लेवल पे, एक आगे वाले लेवल के ऊपर। क्योंकि उन्होंने यही पेपर में कहा हुआ है कि हम फास्ट आरसीएन को बिल्कुल भी ख़ास कोई चेंज करते नहीं हैं, बल्कि हम बस ये एक्स्ट्रा चीज़ें डालते हैं। तो उसके अलावा जो 2K स्कोर्स हैं, ये 2K ना होते तो भी कोई मसला नहीं था। बल्कि जो फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशंस हैं इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर वो के स्कोर्स ही यूज़ करते हैं। बेसिकली ये इसलिए होता है कि अगर आपने ना उसको एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स बना दी है, के बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स बना दिए, ना कि वो एक के क्या नाम है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। आगे जाके आप मल्टी क्लास ही देखोगे, क्योंकि यूजुअली एक पिक्सल एक ही चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहा होगा। कुछ जगहों पे वैसे होता है ऐसे कि आप इस तरह से दो बाइनरी यूज़ कर लेते हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं भी होता। खैर, जहाँ तक अब इसके ट्रेनिंग की बात है, ट्रेनिंग काफ़ी लाइक स्टैंडर्ड है। क्लासिफिकेशन के लिए आप बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस यूज़ कर लेते हो, और रिग्रेशन के लिए आप L1 रिग्रेशन यूज़ कर लेते हो, रेगुलराइज्ड। तो फिर कुछ खास मसला नहीं होता इसमें। और कुछ और बातें हैं वैसे ट्रेनिंग की, मतलब इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी मैं दिखाई है, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स पे हम आ जाते हैं कि वो हम ऑल्टरनेटिव ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं, हम ये यूज़ करते हैं। हर पेपर की इतनी डिटेल में नहीं जा सकते। खैर, उसके बाद एक और भी वेरिएंट है, काफ़ी ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा RCNN का आजकल अगर आप देखोगे वो ज़्यादा ये यूज़ हो रहा होगा, मास्क RCNN। अगेन वही ऑथर्स हैं, और इसके अंदर वही चीज़ है, बस इस डायग्राम के अंदर ना एक और ब्रांच उन्होंने डाल दिया। ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे आपके पास डायग्राम थी वो मास्किंग की ब्रांच है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि आप इस तरह की चीज़ें कर पाते हो। ठीक है, तो आप सेगमेंटेशन भी कर लेते हो साथ में। और इन्होंने कुछ और भी छोटे छोटे चेंजेस किए थे, इससे रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। लेकिन अब RCNN बड़ी ज़्यादा होगी, अब हम थोड़ा RCNN से निकलना चाह रहे हैं। तो RCNN के जो मसला था वो यही था कि ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप दो पूरी पूरी प्रोसेस चला रहे हो, आप हर किसी चीज़ को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग का भी काफ़ी ज़्यादा ओवरहेड आता है, आपको पता है जब भी ट्रेनिंग आएगी मसले बहुत ज़्यादा आएंगे। तो जो सबसे फेमस इसका सोल्यूशन की कोशिश की गई है वो योलो है। ठीक है, तो वो सिंगल स्टेज डिटेक्शन के अंदर आ जाता है। तो योलो जो है, आ, आप सरप्राइज हो गए, उसके अंदर भी रॉस रॉस ग्रेशिक ने काम किया हुआ है। तो इस बंदे को चैन नहीं था, इसने हर डिटेक्टर पे काम करना था। तो इसके अंदर जो मेजर सेलिंग पॉइंट था कि इसका एक्चुअली हाई FPS डिटेक्टर था। तो अभी हम पहले फास्ट RCNN की बात कर रहे थे। वैसे फास्टर RCNN के अंदर भी 5 FPS चल रहे थे खाली। इसके अंदर आपके 30 FPS आ जाता है आराम से। और जो ज़्यादा तेज़ वाला मॉडल है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है, वो 155 फ्रेम्स पर सेकंड पे भी चला जाता है। तो इसके अंदर ये चीज़ है, और ये एंकरलेस है, इसके अंदर कोई एंकर बॉक्सेस वगैरह का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अंदर अपनी एक डिफरेंट चीज़ है। इसके अंदर ये होता है कि आप ना पूरी इमेज को सबसे पहले एक SXS ग्रिड के अंदर डिवाइड कर लेते हो। ठीक है, आपने जब आप ये कर लिया ना हर ग्रिड का सेल रिस्पॉन्सिबल है उस बाउंडिंग बॉक्स को हैंडल करने के लिए जिसका सेंटर उस ग्रिड के अंदर आ रहा है। तो अगर आपके पास ग्राउंड ट्रूथ लेबल्स हैं, जिस तरह के यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक डॉग और एक साइकिल है, जो डॉग वाले बाउंडिंग बॉक्स का सेंटर है ना वो जो पिक्सल है वो किस ग्रिड सेल के अंदर आ रहा है, अब वो वाला ग्रिड सेल रिस्पॉन्सिबल है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका अगर हम देखें, ये करते ही है कि इमेज को रीसाइज करते हैं क्योंकि फिक्स साइज है, और कॉन्वोल्यूशन नेट चलाते हैं। उसके बाद क्या नाम है अपना, NMS यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो जो प्रिडिक्शन वाली चीज़ है काफ़ी सिंपल है, बस यही है कि अब हर सेल रिस्पॉन्सिबल है। अब आप पूरी इमेज के हर पिक्सल को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर रहे। पहले ये था ना कि हम फास्टर RCNN के अंदर हर पिक्सल रिस्पॉन्सिबल है, कि इस पिक्सल के अंदर आप उसी चीज़ को थोड़ा सा जनरलाइज कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं नहीं पिक्सल नहीं, आप एक रीजन के ऊपर ले जाओ। तो ये इसका कोर आइडिया था। अब इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कैसे किया गया, तो इसके लिए इसको कहा जाता है डार्क नेट आर्किटेक्चर। ये एक बस लंबा सा CNN है। ठीक है,
और इन्होंने वो इंसेप्शन नेट जो या गूगल नेट जो भी आपने कहना, उसकी स्ट्रैटेजी यूज़ की हुई है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने पॉइंट वाइज कॉन्वोल्यूशंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ की हुई है, 1x1 क्रॉस 128। ठीक है। अ, इसका वही फ़ायदा है जो पैरामीटर रिडक्शन की हम पहले बात कर रहे थे। तो इसके अंदर कुछ और ख़ास चीज़ नहीं है, बस यही है कि सारा कुछ उसने इस तरह से किया। जो एक ख़ास चीज़ है वो इसका लॉस फंक्शन है। इसका लॉस फंक्शन काफ़ी लंबा है, देख के थोड़ा सा डर लगता है शुरू में, लेकिन ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि हर जगह वही चीज़ बार बार की हुई है। हर बार ना बस इन्होंने मीन स्क्वायर एरर लिया हुआ है। ठीक है। आप जो सारे स्क्वायर और माइनस है वो बस यही है, मीन स्क्वायर एरर हो रहा है बार बार। पहले ये है कि आपके पास जो पहली टर्म है वो आपके लोकलाइजेशन एरर है कि इस सेल का सेंटर, इस बाउंडिंग बॉक्स का सेंटर कहाँ पे होगा। दूसरी जो है, उस बाउंडिंग बॉक्स की विड्थ और हाइट के ऊपर कोई गलती अगर हुई है तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए बनाया हुआ है। ये जो वन कंपैरिजन वाला है वो ये है कि इफ दिस सेल इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। तो वो वाली चीज़ों पे भी हम बाद में आते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो तीसरी टर्म है वो क्लासिफिकेशन लॉस है, सॉरी क्लासिफिकेशन नहीं है, ऑब्जेक्ट ने स्कोर वाला लॉस है। कि अगर ऑब्जेक्ट था वहाँ पे तो ऑब्जेक्ट ने स्कोर होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं था वहाँ पे तो ऑब्जेक्ट ने स्कोर उल्टा होना चाहिए। बस वही है, लाइक बस एक लैम्डा नाम का साथ मल्टीप्लायर है जो नो ऑब्जेक्ट को वेट कर रहा है। तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, एक टर्म भी बना सकते थे 3 और 4 को। बस एक मल्टीप्लायर है जो कंडीशनली अप्लाई हो रहा है, ये इफ की तरह काम कर रहा है। अच्छा, और एंड पे क्लासिफिकेशन लॉस है। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन लॉस आगे जाके बीसीई हो जाएगा यूलो के फ्यूचर वर्जन के अंदर, लेकिन जो V1 था उसके अंदर इन्होंने रिग्रेशन लॉस यूज़ किया हुआ था फॉर सम रीजन, कि वो देखो सारा कुछ हम रिग्रेशन बना लेते हैं। उनके पूरे पेपर में रिग्रेशन का लफ्ज़ मैंने ख्याल है कोई 8 बार आया हुआ है, उन्होंने रिग्रेशन रिग्रेशन बहुत ज़्यादा बोला हुआ है। कि रिग्रेशन ओनली अप्रोच। खैर, अच्छा, अब एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो कंपैरिजन वाला फैंसी सा जो वन है, अक्सर लोगों को वैसे ये नहीं पता होगा क्या होता है ये। पहले पढ़ लेते हैं ऑथर के लफ्ज़ों में कि क्या है ये। वन सब आई सुपर ओबीजे डिनोट्स इफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन सेल आई। ठीक है। ये रिटर्न करेगा वन अगर ऑब्जेक्ट पाया जाता है आयत सेल के अंदर। ठीक है। और ये जो सिग्मा ज्यादा से लगे हुए हैं इन सारे सिग्मास के अंदर, सबसे बाहर वाला जो लेवल है उसके अंदर आप हमेशा देखोगे कि हर सेल के ऊपर कर रहे हैं ये एस स्क्वायर, क्योंकि एस बाय एस स्क्वायर्ड होती है। हर सेल के ऊपर आप इटरेट कर रहे हो, तो आयत सेल के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट पाया जाता है इस सेल के अंदर, तो आपने वन रिटर्न करना है, वरना जीरो रिटर्न करना है। और नो ओबीजे इसका बस उल्टा है। ठीक है। वो कॉम्प्लीमेंट है, वन माइनस कर सकते हो उसको। अच्छा, तो इतनी बात होगी। उसके अलावा ये है कि इफ ऑब्जेक्ट एंड वन सब आई जे, ये जे वाली जो चीज है डिनोट्स द जेथ बाउंडिंग बॉक्स प्रोजेक्टर इन सेल आई। तो बेसिकली ये एक बाउंडिंग बॉक्स ही प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है, ये मल्टीपल बाउंडिंग बॉक्सेस प्रोजेक्ट करवाता है हर एस बाय एक्स सेल से। ठीक है। तो आप उनकी भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हो, आपने जानबूझ के मल्टीपल हेड्स छोड़े होते हैं और आप फिर उनमें से जिसका सबसे ज्यादा अच्छा आईओयू आ रहा है ना उसको आगे लेके चलते हो ट्रेनिंग के अंदर। आईओयू ऑब्वियसली आप तभी निकाल पाओगे अगर आपको ग्राउंड ट्रूथ लेवल पता होगा, वरना आप उनमें से जिसके सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट ना स्कोर आप वो वाला पकड़ोगे। तो वो ज़्यादा यूजली यूज़ होता है, लेकिन इसके अंदर ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर हम जेथ आईओयू की बेसिस के ऊपर यूज़ करते हैं यूजली। अच्छा, ये था योलो। इसके अंदर सबसे मुश्किल चीज़ बस इसका लॉस फंक्शन ही था, वरना सारा कुछ बहुत सिंपल है। पिछले वाले डायरेक्टर्स की तरह ही है, लेकिन इसकी सिंपलिसिटी की वजह से ही ये इतना तेज था। तो ये इसकी थोड़े से स्टेटिस्टिक्स निकले हुए हैं इन्होंने कि इसकी मीन एवरेज प्रिसिशन भी काफ़ी अच्छी है। लाइक ऑब्वियसली फास्टर आरसीएन जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे जो फास्ट आरसीएन की अगर बैकबोन आपने थोड़ी कम कॉम्प्लिकेटेड यूज़ की हो तो उससे बेहतर कर सकता है आप। और इसका एफपीएस काफ़ी लाइक बहुत ज़्यादा फर्क है, आप देख सकते हो। तो अच्छा, खैर ये बातें हो गई। अब योलो V2 भी था, योलो 9000 भी था, योलो V1 से लेके V10 भी था, V11 भी आ गया हुआ है। इन सारे वर्जन्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये एक
मेटा एनालिसिस है, एक वो सर्वे पेपर है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें उन्होंने सारे वर्जन्स के डिफरेंसेस बताए हुए हैं। तो वैसे कभी ज़िंदगी में आपको मेरा ख्याल है काम नहीं आएगा अगर आप ऑब्जेक्ट डिटेक्टर नहीं बनाना चाह रहे। इसलिए इतना मैटर नहीं करता। V11 यूज़ कर लो अगर आपने यूज़ करना है अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट है, वो एक जनरल पर्पस मॉडल है। पिछले वर्जन से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ही है उसकी। ये योलो 26 योलो 11 ही है बेसिकली, बस उसको थोड़ा सा और रिफाइन किया हुआ है। खैर, अच्छा, ये बातें हो गई। अब इन सारे के अंदर एक चीज़ है, हमने पहले एंकर बॉक्सेस निकाल दिया था। अब मुझे याद पड़ा जब मैं योलो V3 का पेपर पढ़ा था, उन्होंने वापस एंकर बॉक्सेस ले आए हुए थे V2 और V3 के अंदर। उसकी वजह यही है कि उससे परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है। तो आपको शायद लग रहा होगा कि ओ हमने एंकर बॉक्सेस निकाल के आसानी की है, लेकिन एक्चुअली योलो के अंदर भी आगे जाके एंकर बॉक्सेस फिर से आ गए थे। अब मुझे नहीं पता V11 के अंदर एंकर बॉक्सेस हैं या नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 11 के 11 वर्जन पढ़ने बैठूं। लेकिन जो अर्लियर वर्जन्स थे उसके अंदर वो वापस ले आया था एंकर बॉक्सेस के कॉन्सेप्ट। खैर, अब उसके बाद सिंगल शॉट डिटेक्शन है, जो कि उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलता है। ये एक एंकर्ड सिंगल स्टेज डिटेक्टर है। ये गूगल की तरफ से पब्लिश हुआ था। बेसिकली ये योलो का आर्किटेक्चर ही लेता है, लेकिन उसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। आ, आप एक कॉन्वोल्यूशनल इनकोडर वाला काम जो आप किसी भी ले सकते हो, योलो के अंदर डार्कनेट था, इसके अंदर फिर से VGG16 आ गया है, आगे जाके रेजनेट वगैरह भी होएगा। अब VGG16 पकड़ते हो, उसका आप आखिरी हिस्सा काट देते हो और आप आगे कॉन्वोल्यूशंस लगाई जाते हो। अब हर कॉन्वोल्यूशन जो है ना, उसके नंबर ऑफ फिल्टर्स इस तरह से है कि वो ये वही डेंस ये ओवरफीड वाला काम है, फिर से फुली कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क है। और आप हर कॉन्वोल्यूशन के साथ उसका साइज कम करते जा रहे हो ताकि नेचुरली मल्टी स्केल प्रोडिक्शंस आपका मॉडल कर सके। तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी है, तो अब जब आप इमेज को छोटा करोगे एक छोटे रीजन के अंदर भी वो बड़ा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो जाएगा। तो आप एक फिक्स साइज कर्नल के साथ इस तरह से कर सकते हो इजीली डिटेक्ट। तो इसके अंदर भी बेसिकली वही आइडिया है। मैंने इसके अंदर ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ी थी, आ, लेकिन ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आगे वाली चीज़ों के लिए। अच्छा, उसके अंदर यही है कि हाँ, हर ये इन्होंने थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन हर डब्बे के अंदर इस कॉन्वोल्यूशन के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, CLS लोकलाइजेशन और क्या नाम है, फीचर मैप, जो अगले कॉन्वोल्यूशन का हो जाएगा। तो इसके अंदर भी थोड़ा सा वो 3 वाला स्प्लिट हो रहा है। अच्छा, आगे है रेटिना नेट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। ये 2018 में आया था, और ये भी फेसबुक की तरफ से उन्हीं ऑथर्स ने लिखा हुआ है। वही 4-5 लोग उस पूरी फील्ड को जिंदा रख रहे थे, मेरा ख्याल है 2012 से 18 के दरमियान, जितने सारी उन्होंने एडवांसमेंट्स उन 4 लोगों ने कर दी। खैर, आ, इसके अंदर ये चीज़ है कि इन्होंने एक नया लॉस फंक्शन प्रपोज किया। इन्होंने कहा है कि हमने बड़े ज़्यादा मॉडल बना लिए, हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, हमने एक चीज़ नोटिस की, और वो मेरा ख्याल है एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर इन्होंने ये लिखा हुआ है, द हाइएस्ट एक्यूरेसी ऑब्जेक्ट डिटेक्टर्स टू डेट आर बेस्ड ऑन अ टू स्टेज अप्रोच पॉपुलराइज्ड बाय RCNN। मतलब अभी तक जितने भी 2018 तक आ गए थे ना मॉडल, उनमें से सारे जो सबसे अच्छे मॉडल थे वो अभी तक RCNN फैमिली भी चल रहा था, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बहुत बेहतर थी। वही वाली चीज़ कि आप मॉडल से कम काम करवा रहे हो, आपने सिंपल सिंपल टास्क में बांट दिए हर चीज़ को। In contrast, one-stage detectors that are applied over a regular dense sampling of possible object locations have the potential to be faster and simpler. तो ये बात हो रही है सिंगल शॉट डिटेक्टर की, क्योंकि ये डेंसली प्रिडिक्ट कर रहा होता है, हर फीचर मैप के पिक्सल पे प्रिडिक्शन निकाल रहा होता है। तो ये सिंपल है क्योंकि आप एक सिंगल कॉन्वोल्यूशन से आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़। और कॉन्वोल्यूशंस के लिए पहले ही आपका GPU ऑप्टिमाइज्ड है। तो ये तेज बहुत कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर मसला ये आता है कि आप जो भी डेटा सेट पकड़ लोगे ना, उसके अंदर एक क्लास इम्बैलेंस होएगा, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का। हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा वैसे, आपके पास फोरग्राउंड एलिमेंट्स कम होंगे बैकग्राउंड एलिमेंट्स से। ऑब्वियसली अगर आप लाइक MOT क्राउड वगैरह की एग्जांपल ले लो तो वो एक एज केस है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम आपके जो डेटा सेट है वो यही होंगे। और जिन डेटा सेट्स के ऊपर ये काम कर रहे होते थे, कोको वगैरह पे, MS कोको, उसके अंदर ये इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाइक वो सिंगल सब्जेक्ट
photos हैं mostly. We discussed that these extreme foreground class imbalance encountered during training of dust detectors as the central cause. तो बेसिकली उनकी आर्ग्यूमेंट ये है, और ये पेपर में जाके इसका एविडेंस भी देते हैं कि जो एसएसडी है ना, उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर मसला ये है कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के वो इम्बैलेंस की वजह से ना कभी भी ये उतना अच्छा नहीं ट्रेन हो पाया जितना अच्छे आरसीएन की परफॉर्मेंस आ चुकी है. तो इस पेपर के अंदर इन्होंने एक आर्किटेक्चर बनाया रटना नेट, ठीक है, और वो बेसिकली इन दोनों के दरमियान की एक चीज़ है. दरमियान की तो नहीं है वैसे, है ये सिंगल स्टेज ही, लेकिन ये आरसीएन को बेसिकली मॉक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. अब डेंस सैम्पलिंग की जो बात है, इसके अंदर ये बेसिकली अगर अभी तक समझ नहीं आई, वही चीज़ है कि आप कॉन्वोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ फिल्टर्स चेंज कर देते हो. ये जिस तरह के मॉडल्स की बात करो वो इस तरह की बात करो, ओवरफीड, एसएसडी. ये जो आरसीएन थे वो कहता है कि इनकी जो प्रपोजल स्टेज है ना, वो प्रपोजल स्टेज ही आपके लिए सारा काम सॉल्व कर देती है. उसके अंदर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्लास बैलेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेल सर्च ही आपके से सारा कुछ कर देती है, या आरपीएन सारा कुछ कर देता है. योलो V1 के अंदर भी आपको पता है कि आप एस बाय एस ग्रेड बना लेते हो, उसके अंदर कोई इतना खास मसला नहीं आता, ज़्यादा मसला इसमें आता. तो ये वही एग्जांपल दी हुई कोको डेटा सेट की, कि अगर आप देखो तो यूजुअली इस तरह की इमेजेस होती हैं, 2-3 सब्जेक्ट्स होंगे, मोस्टली बैकग्राउंड होएगी. अब क्लास इम्बैलेंस को सॉल्व करने के लिए ये पहले लोग नहीं थे. क्लास इम्बैलेंस के पहले भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो उनमें से एक है बैलेंस क्रॉस एंट्रोपी लॉस. अब बैलेंस क्रॉस एंट्रोपी लॉस बेसिकली करता है ये कि एक अल्फा नाम का वेट यूज कर लेता है हर क्लास के लिए. तो हर क्लास को एक डिफरेंट वेट दिया जा रहा है प्रिडिक्शन के बाद, वो लॉस कैलकुलेशन के बाद, ठीक है. तो अगर आपके पास ग्राउंड ट्रूथ लेबल कहता है कि ये एक रेयर क्लास है, तो आप उसका वेट ज़्यादा कर दोगे. और अगर आपको ग्राउंड ट्रूथ कहता है कि ये एक फ्रीक्वेंट क्लास है, बड़ी कॉमन क्लास है, तो इसका आप लॉस कम कर लो, क्योंकि नेचुरली वो ज़्यादा ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स उसकी देखेगा, तो वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है. इसको यूजुअली आप ये लिखा हुआ है कि आप इनवर्स फ्रीक्वेंसी की बेसिस के ऊपर डिफाइन करते हो अल्फा को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इनवर्स फ्रीक्वेंसी पे करो. आप कोशिश ये करते हो कि लाइक रेयर को रेयर मिल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 1/f करो. आप थोड़ा सा मैन्युअली भी ऊपर नीचे कर सकते हो, वो हम आगे जाके देखेंगे. अब ये एक अच्छा लॉस का तरीका था, लेकिन इन्होंने जो प्रपोज किया ना वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है. वो ये करते हैं कि इसके अंदर कोई आपको अल्फा वगैरह की जरूरत नहीं, कोई क्लास फ्रीक्वेंसी वगैरह की जरूरत नहीं है. आप बस ये करते हो कि आप 1 - PT बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ मी बीइंग इनकरेक्ट, ठीक है. क्योंकि देखो ना ये था हाँ, कि अगर पॉजिटिव सैंपल था तो आप जो आउटपुट प्रोबेबिलिटी है वही आगे भेज देते हैं. अगर नेगेटिव सैंपल था तो आप उसकी नॉट में प्रोबेबिलिटी देते हैं. तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ मी बीइंग करेक्ट PT ये है, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मी बीइंग इनकरेक्ट जो है ना, आप उसको एक पावर के साथ पावर में डाल रहे हो, उसके बाद आप लॉग के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो. तो क्रॉस एंट्रोपी लॉस के अंदर बस अब -1 log PT होता था, या -0 log PT होता था. इसके अंदर ये है कि आप वैसे उसके अंदर 0 तो नहीं होता था, खैर वो आगे की बात है, मिस करो. अच्छा, 1 - PT, हाँ, ये गैमा नाम का इसका एक हाइपर पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया इन्होंने. तो अगर गैमा 0 होगा तो ये बेसिकली क्रॉस एंट्रोपी लॉस ही बन जाता है. लेकिन अगर गैमा आप इसका क्या नाम है अपना बढ़ाना शुरू करोगे ना, जितना ज़्यादा गैमा होगा ना, उतनी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा ग्रेडियंट के अंदर, रेयर और फ्रीक्वेंट क्लासेस के अंदर. कैसे? वो ऐसे है कि अगर आपका मॉडल एक चीज़ को अच्छी तरह प्रिडिक्ट कर रहा है ना पहले का, तो आप उसको कम लॉस देते हो. कि अगर आप कह रहे हो लाइक 50% तो दे रहा है ना, चलो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर 10% दे रहा है जबकि उसको 100% देना चाहिए था, तो आप उसको बहुत ज़्यादा देते हो, और आप ये इसको स्टीप करते जा रहे हो इस कर्व को. जब आप इस कर्व को स्टीप करते जाते हो, उससे फ़ायदा ये होता है कि नेचुरली जिन चीज़ों को आप गलत प्रिडिक्ट कर रहे हो उसको आप ज़्यादा अच्छा करोगे. इसके अंदर कोई आपको वेटिंग वगैरह की, कोई अल्फा वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और एक ज़्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच है. अब इन प्रैक्टिस जो ये यूज़ करते हैं वो इन दोनों का मिक्सचर है. ये अल्फा भी डाल देते हैं इसके अंदर, एक वेट भी डाल देते हैं. उससे ये होता है कि इन्होंने जो मॉडल ट्रेन किया था रेटना नेट, वो RCNN से भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है.
अब इनके मॉडल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। लॉस फंक्शन तो समझ लिए, ट्रेनिंग तो समझ आ गई है। एक चीज़ इन्होंने यूज़ की जिसको कहते हैं फीचर पिरामिड नेटवर्क। अब अगर आप गौर कर रहे हो ना, तो जो सारे पुराने वाले हैं आपके क्लासिफायर्स, जो इमेज क्लासिफायर्स थे, जो पूरी इमेज के लिए एक लेबल प्रोड्यूस करते थे, um, उसके अंदर हमने पहले तो VGG16 वगैरह देखे, तब रेजनेट आ गया। रेजनेट के अंदर आप देखोगे वो साइज कम करता जाता है इमेज का। अगर आप उसी तरह से उसके हर पॉइंट के ऊपर जब वो इमेज का साइज कम करता जा रहा है, आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक तो रेजिडुअल्स ले आओ और साथ आप उसका साइज बढ़ाते जाओ। अब आप सोचो कि कॉन्वोल्यूशन साइज बढ़ा कैसे सकती है? तो कॉन्वोल्यूशन वैसे कभी साइज बढ़ाती ही नहीं है, सिवाय अगर आप बहुत ज़्यादा पैडिंग डाल दो, तो फिर एंड पे बस बॉर्डर एक गंदा सा बन जाएगा जिसके अंदर कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। होता यह है कि आप खुद ही अपसैम्पल कर लेते हो, या एक चीज़ इस्तेमाल करते हो जिसको कहते हैं कॉन्वोल्यूशनल ट्रांसपोज। उसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, लेकिन आइडिया ये है कि पहले आप इमेज को छोटा करते हो, फिर आप इमेज को उधर से उस इंटरेस्ट फीचर मैप की बेसिस के ऊपर बड़ा करते जाते हो, और इसको इस्तेमाल करके आपको मल्टीपल स्केल्स के ऊपर डिफरेंट फीचर मैप्स मिल जाते हैं, और वो सारे फीचर मैप्स काफ़ी इनरिच्ड इंफॉर्मेशन इनकोड कर रहे होते हैं। अच्छा, और आगे जो आपके पास क्लास और बॉक्स के सबनेट्स हैं, वही है रिग्रेशन वगैरह वाले, फुली कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क है ये, जिस तरह से पहले काम हो रहा था, वही सारी चीज़ें। इन्होंने बस बीच में 4 कॉन्वोल्यूशन डाल दिए और एंड पे जाके एक क्लासिफिकेशन वाला कॉन्वोल्यूशन डाल दिया। तो और इनके वेट शेयर्ड है, ये बेसिकली क्लास प्लस बॉक्स सबनेट्स जो है, ये हर स्केल के ऊपर एक ही चलता है। ये डब्बे बस कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब हम कॉन्फ ट्रांसपोज की बात कर रहे थे, वो बेसिकली इस तरह से थोड़ा काम करते हैं कि अगर आप एक कॉन्वोल्यूशन को लो ना, आप उस कॉन्वोल्यूशन को एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप उस कॉन्वोल्यूशन इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को का ट्रांसपोज ले लो ना, तो आप इसका बेसिकली एक इन्वर्स बना रहे हो, जो कि ज्यादा से कम डायमेंशंस की जगह जाने की जगह कम से ज्यादा डायमेंशंस में चला जाता है, ठीक है। तो वो नेचुरली थोड़ा सा अपस्केल कर देता है, और वो एक ग्रिड पैटर्न टाइप इस तरह की चीज होती है। इसके और भी तरीके हैं। मैंने अपने लाइक AI के प्रोजेक्ट में जब ये किया था, उसके अंदर मैंने क्या नाम है, नियरेस्ट नेबर अपस्केलिंग करने के बाद एक नॉर्मल कॉन्बिनेशन ले ली थी। वो भी काफ़ी बार किया जाता है। तो ये दोनों वैलिड तरीके हैं इस वाली ऑपरेशन के लिए, कि आप एक कॉन्वोल्यूशन से एक इमेज को बड़ा कर रहे हो। बेसिकली ये कि आप पहले अप सैम्पल करके कर लो, या आप इस तरह से कर लो, दोनों बेसिकली इक्विवेलेंट आइडियाज हैं, ठीक है। खैर, अब ये उसका थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स हैं। वो कह रहे थे कि पहले सारे ऑनलाइन हार्ड एग्जाम्पल माइनिंग के ऊपर रिलाई करते थे इस इम्बैलेंस वगैरह वाले मसले से बचने के लिए। हमने अपनी अप्रोच को कंपेयर किया उसके साथ, और हमने ऑनलाइन हार्ड एग्जाम्पल माइनिंग को मॉक कर दिया, ठीक है। हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आ गई, 850 के ऊपर भी, 875 के ऊपर भी, और जो कोको की अपनी डिफाइंड है उसके ऊपर भी। तो यहाँ ये दिखाने का मकसद ये है कि आप देख सको कि कितने ज़्यादा डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स के साथ उन्होंने पहले रन किया था, फिर जाके उन्होंने कुछ निकाला। और ऑब्वियसली इन्होंने खाली इतने नहीं दिखाए होंगे, रन किए होंगे जितने दिखाए हैं, इससे ज़्यादा ही रन किए होंगे। तो इस तरह की चीज़ बनाने के लिए यही है कि आपको, या तो आपके पास वो बहुत ही ज़्यादा GPU पड़े हो, बहुत ही ज़्यादा डेटा पड़ा हो, और आप बस डिस्ट्रीब्यूटेड GPUs के ऊपर साथ मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स पैरेलल में रन कर रहे हो। इस तरह की चीज़ें इसलिए ज़्यादा गूगल वगैरह में ही होती हैं। ये जो सारे पेपर्स हम पढ़े, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, फेसबुक और गूगल के ही हैं। खैर, तो जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, ये योलो से भी बेहतर है, RC9 से भी बेहतर है, क्योंकि ये हाई FPS भी है और हाई एक्यूरेसी भी है। अब ऑब्वियसली इसको लेके आइडिया को आगे जाके और भी ज़्यादा अच्छे आते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि योलो V11 से बुरा हो, योलो V11 बेहतर ही है रेटिना नेट से। ये 2018 का मॉडल है, वो 2026 का मॉडल है, फ़र्क तो है। अब एक चीज़ मुझे और सीखने को मिली थी बस इस पेपर से। ये जो काइमिंग है, जो कब का रॉस ग्यूशिक के साथ हर पेपर में आता जा रहा है, इसने और भी काम किए हुए हैं। उनमें से एक काम तो था कि इसने वो बनाए थे, रेजनेट बनाया था। रेजनेट के अलावा इसने एक और स्ट्रैटेजी भी बनाई थी मॉडल इनिशियलाइजेशन के लिए। अच्छा, मैं पूरी ज़िंदगी ये सोचता रहा हूँ कि मॉडल इनिशियलाइजेशन खाली दो तरीक़ों से होती है, ज़ीरो और रैंडम। कि आप बस वेट्स या तो ज़ीरो सेट कर दो, या आप सारे वेट्स रैंडम सेट कर दो। ज़ीरो तो बहुत कम होता था, ज़ीरो होता था पुराने वाले वो परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल के वक्त में, कि आप सारे वेट ज़ीरो कर दो।
वो तो नहीं अब कोई करता रैंडम इनिशियलाइजेशन, ये मैं समझता था कि आप बस मैथ डॉट रैंडम कॉल कर रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं है। मैथ डॉट रैंडम कॉल नहीं कर रहे होते आप, उसकी जगह अंडर द हुड टेंसर फ्लो या पाइटॉर्च आप जो भी यूज़ कर रहे हो वो या तो जेवियर इनिशियलाइजेशन यूज़ कर रहे होगे या कार्मिक इनिशियलाइजेशन यूज़ कर रहे होगे या हे इनिशियलाइजेशन, जो मर्जी करना यार, एक ही बात है। और इनके और भी वेरिएंट्स हैं नॉर्मलाइज्ड वेरिएंट्स में, इनकी डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं चाहूँगा, बस मैं ये बताना चाहता था कि ये बेसिकली करते ही हैं कि ये इंश्योर करते हैं कि जितनी आपके डेटा की पहले आते हुए स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, उतनी आपके आगे जाते हुए रहे। तो बेस डेटा ऐसा होगा कि यूनिफॉर्म ही रहे सारा कुछ, तो वो सारा सारा कुछ स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह के ऊपर बेस्ड है। तो ये ऐसी रेफरेंस है फैन एंड फैन आउट बाय द वे। अच्छा, अब ये मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रेडना नेट के अंदर ना उन्होंने एक स्पेशल किस्म की मॉडल इनिशियलाइजेशन यूज़ की हुई है। उन्होंने क्लास इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए एक ट्रिक लगाई है कि खाली आखिरी लेयर के अंदर ना वो बायस को मैन्युअली सेट कर रहे हैं शुरू में, ठीक है। अब वो किया क्या हुआ है, उन्होंने किया ये है कि उन्होंने कहा कि अच्छा मैं ना प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ नो ऑब्जेक्ट की इस पूरी इमेज के अंदर, इस पूरे डेटा सेट के अंदर। अब मुझे टू प्रोबेबिलिटी पता है, उसको मैं पाई से डिनोट कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी सिग्मॉइड चले और आपका एक्स ब्ला 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 प्लस बी चले, तो अस्यूम कर लेते हैं कि आपका कोई एवरेज वेक्टर चला है, लेट्स से किसी भी वजह से वो जीरो वेक्टर था आया, आप बायस के ऊपर गौर करना चाहते हो कि बायस कितनी है, ठीक है। क्योंकि वेट्स वगैरह तो आपका मतलब का काम नहीं है, वो ये इनिशियलाइजेशन वगैरह का मसला है कि वो स्टैंडर्ड डिविएशन वाले जो मसलों में पड़े हुए हैं। तो हम बस बायस बढ़ाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा लाइकली हो कि ये एक्टिवेटेड हो। तो उसके लिए हम ये करते हैं, हम सोचते हैं कि सिग्मॉइड ऑफ बायस क्या बनता है, ठीक है, और हम उसको पुट कर देते हैं पाई के इक्वल। अब हमें पता है सिग्मॉइड का क्या मतलब होता है, वो होता है 1/1 + e⁻⁻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 ⁻
लॉग ले लो, तो आपका ई भी उड़ जाएगा। तो एंड पे आपके पास ये बनता बी इक्वल्स एल एन पाई माइनस एल एन वन माइनस पाई। तो ये आपकी ऑप्टिमल बायस की वैल्यू है जो आप इनिशियलाइजेशन के वक्त यूज़ करोगे। तो ये कुछ इन्होंने छोटी मोटी ट्रिक्स लगाई हुई हैं जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर थी दूसरे नेटवर्क से। खैर, आगे कुछ और भी हैं। एक इससे बहुत मिलता जुलता है, फुली कॉन्वोल्यूशनल वन स्टेज डिटेक्शन। ये उसके बस एक साल बाद आया था। अम, इसके अंदर आप देख सकते होगे बस एक आध एक्स्ट्रा फीचर पिरामिड के अंदर लेयर डाल दी है, लेकिन इसके अंदर एक नई ब्रांच भी डाली है उन्होंने। वो जो नई ब्रांच है उसका नाम है सेंटरनेस ब्रांच, ठीक है। बेसिकली हो ये रहा था रेटना नेट के साथ, उन्होंने नोट किया कि ना सेंटर से जो दूर ऑब्जेक्ट्स है ना उनको ये इतनी अच्छी तरह से क्लासीफाई नहीं कर पाता। तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा ब्रांच बना दी है जो सेंटरनेस प्रिडिक्ट करती है और सेंटरनेस की बेसिस के ऊपर आपको वेट असाइन करके क्लासीफाई करती है, ऑब्जेक्ट में स्कोर वगैरह वाली चीज़, ठीक है। तो यही बस मेजर इसका आइडिया था। ये उसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, इतना मैटर नहीं करता, एफ से बेहतर मॉडल आ चुके हैं अब, तो इतना इसके अंदर डिटेल में ना भी जो तो कोई मसला नहीं है। अब जहाँ तक मॉडर्न डिटेक्टर्स की बात की जाती है, मॉडर्न डिटेक्टर्स के अंदर अगर आप पढ़ना चाह रहे हो आप कोई भी वैसे उठा सकते हो सर्वे पेपर। मैंने जो सर्वे पेपर देखा था वो ये वाला था। आम, ये इन्होंने एक पूरी डायग्राम बनाई है इस पूरी फील्ड की, और इसमें से हम अक्सर चीज़ें आप कवर कर चुके हैं, ठीक है। आप देखो डीप लर्निंग बेस्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर दो साइड्स आती हैं, एक CNN बेस्ड और एक ट्रांसफॉर्मर बेस्ड। मैं ट्रांसफॉर्मर बेस्ड पे नहीं गया, उसकी वजह ये थी क्योंकि DETR जो है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट पैराडाइम के ऊपर काम कर रहा है और वो क्वेरी बेस्ड है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको डिटेल में देख सकूं, मैं चाह रहा था कि मैं खाली एक ट्रैक पे ही लगा रहूं, इसलिए मैंने खाली CNN बेस्ड मॉडल्स देखे थे। लेकिन ज़्यादा जो अब परफॉर्मेंट आते जा रहे हैं, लेकिन उनको ट्रेन करना भी और ज़्यादा मुश्किल है, अब अपने GPU पे तो बिल्कुल भी नहीं होएगा वो। वही वाला मसला जो पहले था कि आप 10,000 GPU ले आओ, डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स का ट्रेन करके देख लो, शायद कुछ बहुत अच्छा बन जाए, या और 90% चांस है कि आपका एक गेस से भी ज़्यादा गंदा गेस, गंदी प्रेडिक्शन देगा वो। खैर, इसके अंदर पेपर के अंदर उन्होंने और भी सारी लाइक डिटेल बताई हुई है कि ये जो है ये मेजर पेपर थे वगैरह। तो अगर आपने कभी भी लाइक शुरू करना हो किसी नई फील्ड के अंदर, तो यही है कि आप एक सर्वे पेपर पकड़ो, उसके अंदर यूजुअली इस तरह का एक पूरा लाइक रोड मैप सा बनाया होता है कि फील्ड के अंदर सबसे पहले क्या था, बाद में क्या आया, ब्ला 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 ब्ला।
तो ये जो सारा था, ये सारा कुछ लाइक 4 दिनों की बात है, ठीक है? तो इस वाली वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगली वाली के अंदर हम लाइक सीवी के अंदर जो बकाया चीज़ें थी, मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, वो वाली चीज़ें देखना है। तो लाइक इनमें से 4 दिनों में से भी मैंने 3 दिन ही काम किया था वैसे। um, खैर, इस लाइक चीज़ का मकसद ये था कि आपको डिफरेंट आर्किटेक्चर पता चल जाए और आपको पता चल जाए कि मोस्टली सारा कुछ हिट एंड ट्रायल। लाइक आपको पता, कोई गारंटी कभी भी नहीं होती कि लाइक ये मॉडल अच्छा होगा। आपने लाइक ओवरफीड क्या था, ओवरफीड इतना डिफरेंट तो नहीं था एफसीओएस से। बस फ़र्क ये है कि उसके अंदर यहाँ पे अगर हम चले जाएं, ये रहा ओवरफीड, इधर शुरू में होगा। हाँ, ओवरफीड का जो आइडिया था वो इतना डिफरेंट नहीं है किसी भी एफसीओएस या रेटिना नेट से। लेकिन उस वक्त वो हार्डवेयर अवेलेबल नहीं थे, और उस वक्त ये कुछ जो छोटी मोटी टेक्निक्स हैं जो इसको फीजिबल बनाती हैं, वो नहीं एग्जिस्ट करते थे। तो मतलब आइडिया के ऊपर उतना मैटर नहीं करता जितना छोटे छोटे हाइपर पैरामीटर्स के ऊपर मैटर एम्फेसिस होना चाहिए आपका। तो अगर आपका कोई ए आई एम एल का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप खुद ट्रेन कर रहे हो, उसके अंदर आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का बहुत ज़्यादा मसला होगा। तो बेहतर यही है कि जो इन पेपर्स के अंदर यूज़ किए होते हैं ना, वो यूज़ कर लो। क्योंकि अभी हम रेटना नेट को देख रहे थे, इसके अंदर आप अगर यहाँ पर मैं निकाल लूँ, ओ भाई मैं कहाँ पहुँच गया, रेटना नेट, रेटना नेट कहाँ गया, ऊपर, ये रहा। इसके अंदर जो डेटा है, इन्होंने दिखाया हुआ है कि हमने इस अल्फा के साथ इतनी देर ट्रेन किया तो ये आया, इस गैमा के साथ इतनी देर ट्रेन किया तो ये आया। तो उन्होंने आपके लिए पहले का सारा मुश्किल वाला काम कर दिया हुआ बड़ी बड़ी कंपनियों ने। आपने बस उनमें से जो सबसे अच्छे हाइपर पैरामीटर्स वो चुक लेना है, आपने थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लेना है, और बस आपके बाद आपका काम खत्म हो गया। अक्सर जो एम के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, बल्कि वो यही होता है कि आप एक एग्जिस्टिंग मॉडल को पकड़ते हो, बस आखिरी वाला हिस्सा काट के चेंज कर देते हो, और कुछ भी चेंज नहीं कर रहे होते। तो जो अक्सर एफ आपने लगे देखे हैं, वो एक सिंपल CNN आर्किटेक्चर पे बेस्ड होते हैं। वो तो इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क पे भी बेस्ड नहीं होते। और वो बस यही है कि आपने फाइन ट्यून कर दिया। फाइन ट्यून करते हुए जो हमने बैग ऑफ ट्रिक्स के अंदर, अच्छा नहीं, बैग ऑफ ट्रिक्स अभी अगली वाली वीडियो में, हाँ ठीक है, बस लर्निंग रेट कम रखना होता है, यही है। खैर, बस इसके अंदर यही था।